हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इन्फिनिटी क्लासेस पे। आज ये हम चक्रव्यूह सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चक्रव्यूह सीरीज क्या है? चक्रव्यूह सीरीज के तहत हम विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिटेल हम उसका सॉल्यूशंस देखते हैं, उसको किस प्रकार से एग्जाम में टैकल कर सकते हैं ये सीखते हैं। उसके पहले जनरल मेथड को भी सीखते हैं, साथ में कोई ट्रिक्स वगैरह होती है उस तरीके से भी हम सीखते हैं। तो इस सीरीज के तहत यह 21वां लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 20 लेक्चर हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, अगर इससे पहले या आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इससे पहले वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आएगा। वैसे भी अगर आज ये पहले देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस लेक्चर को देखने का मतलब ही यही है कि आप इसके पहले कुछ ना कुछ जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, ना कि जानते ही होंगे बल्कि उस जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में जितनी जानकारी की ज़रूरत होती है उतनी जानकारी लेके आप बैठे होंगे। आप केवल अपने जो ज्ञान है, आप जितना ज्ञान अर्जित किए हैं उसका अवलोकन करने के लिए इस सीरीज के तहत हम उपस्थित होते हैं। तो आज हम इस 21वें सीरीज में हम जो सीक्वेंस और सीरीज के टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ये उस सीरीज के सीक्वेंस और सीरीज के तहत का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 लेक्चर हम सीक्वेंस और सीरीज के तहत ले चुके हैं। आप उसको भी देखिए सीक्वेंस और सीरीज के तहत। इस सीक्वेंस और सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो दिमाग में हमारा क्लिक नहीं करता उससे उसके थ्रू हम लगाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। उस सारे मेथड्स को, उस सारे जो छोटी-छोटी पॉइंट्स होते हैं जिसके तहत अपने क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है, उन सभी पॉइंट्स को हम बारीकी-बारीकी तरीके से डिस्कस किए हैं। वही तरीका मैं इस वीडियो में भी अपनाऊँगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो में देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इसी तरह जितने 21 वीडियो बने हैं वो सारी इसी तरह ही हैं। ये तो हुई इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी। और जो है तो अपना थ्योरी पार्ट भी साथ में चल रहा है। थ्योरी पार्ट में क्या है कि अपना 2 सेशन चलते हैं। 2 सेशन मतलब एक 12th वाला चलता है, एक ग्रेजुएशन वाला चलता है। तो 12th वाले के साथ अभी तक जो पढ़े थे लगभग सेट सेट पढ़ लिए, रिलेशन पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए, उसके बाद थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए। उसके बाद हमने सीरीज़ भी पढ़ लिया, सीक्वेंस और सीरीज़ भी पढ़ लिया, जिसमें लगभग एक मेथड और बचा है, बीएन मेथड पढ़ा और बाकी सारे जितने उसमें हैं, जितने टॉपिक हैं हम सारे पढ़ डाले हैं। और उसमें जितने मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन, जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन बने उस मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किया गया है। अब क्या है कि ये ज़रूरी है आपको देखने की। अगर आपको पसंद आए तो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। पसंद ना आए इसका सवाल नहीं है, पसंद तो आएगा। आपको देखेंगे कि इसमें जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगाया जाएगा एग्जाम में उस तरीके को वहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से जाइएगा, क्या रटना है क्या नहीं रटना है, किस व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाई करना है उसको ध्यान रखिए। हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है प्रैक्टिस। हम ध्यान रखिएगा कि अगर हम बैठ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, तो हमारे हाथ में एक पेन, एक रफ पेज या पेपर कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि हम जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको एक बार खुद से लगाएँ, खुद से समझें, तब जाके अपनी तैयारी पूर्णता को प्राप्त होता है। हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से कोशिश यही है कि आपको पूर्णतः जानकारी दी जाए। ऐसा नहीं कि आधी-अधूरी जानकारी दी जाए, गलत जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए, ऐसा नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम केवल एक किताब पढ़ के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, काफ़ी किताबें पढ़ के हम भी संगठित किए हैं। कभी हम आपको दिखाएँगे अपने इर्द-गिर्द कितनी किताबें हैं या हम किस परिस्थिति के हिसाब से इस वीडियो को बनाते हैं और इसको इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड की वीडियो बनाने में हम कितने कम टेक्निकल की यूज़ करके हम आपको बना के ऐसे वीडियो दे रहे हैं। ये कभी हम देखेंगे, कभी इसकी विशेष चर्चा करेंगे, कभी दिखाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे डाउटफुल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। पहली बात, अगर किसी में डाउट है तो उसमें मैं बता दूँगा भाई इसमें डाउट है, इसमें देख लीजिएगा, एग्ज़ामिनर ऐसे तरह इस तरह ट्रीट किया हुआ है, इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। तो ठीक है, चलिए आज बिना लेट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी है जो बोला कि एक हाथ में पेन होना चाहिए, एक पेज होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, वीडियो सामने चलना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कराइए, आपसे न लगे फिर इस वीडियो को देखिए, तब जाके उस क्वेश्चन को पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे थे, कहाँ नहीं कर रहे थे। लग जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको आ रहा है तो और अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं, अगर आपको अच्छी आदत है तब भी देखिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होगा और जो हमको थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो भी क्लियर होता चला जाता है। चलो फिर अब जोश बनाए रखिएगा भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताते इस समय। पहले क्या था, 50-50, 60-60, 70-70 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाते थे। लेकिन उस वीडियो को उतना लंबा बनाने की वजह से अपन अपन लोग को भी बहुत दिक्कत हो जाता है। हमारे पास स्टोरेज की थोड़ा दुविधा है, तो हम स्टोरेज ना होने की वजह से हम उसको एडिटिंग वगैरह के प्रॉब्लम है काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए थोड़ा वो क्या किया, क्वेश्चन के ड्यूरेशन को कम किया गया और समझाने के तरीके और उसमें मतलब कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग कैसे और डेवलप किया जाए उस पे टाइम अब ज़्यादा दिया जाता है। तो चलिए हम इस अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सीक्वेंस और सीरीज को तहत। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग अभी उपस्थिति हुई हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे स्वागत है। आप इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा। हम देखिए जो चीज़ बताते हैं स्टार्टिंग के 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लेके ही इसी के अंदर हम सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद वीडियो के अंदर कोई नोक-झोंक नहीं, एक दिमाग में कंसंट्रेशन के साथ जो 2 घंटे की वीडियो बने या 1.5 घंटे की वीडियो बने, उस वीडियो को एक साथ में ही हम खत्म कर देते हैं। तो चलो, बीच में कोई बातचीत नहीं होता, आप पानी वगैरह जो पीना हो पी लीजिए। एक ही साथ में एक वीडियो खत्म करेंगे तो आपके लिए भी भलाई होगा, क्योंकि भलाई भलाई इन द सेंस ये नहीं कि नहीं देखेंगे भला नहीं होगा। भलाई इन द सेंस ये है कि भलाई ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन एक बार में बना रहेगा, तो उसके आधार पे आप जल्दी से खत्म कर देंगे और आपकी जो है एक ही कंसंट्रेशन में कंप्लीट हो जाता है। तो चलो, नो बातचीत
केवल काम पे ध्यान देते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के आज का क्लास का पहला क्वेश्चन, किसी अमीर घर की बात की है भाई। तो किसी अमीर घर की बात थी तो यहाँ पे उठ के चला आया तो उसको हमको लगाना ही पड़ेगा। बात क्या हुआ है जरा उस बात को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति को 4500 नोट गिनने, कितने नोट गिनने भाई, 4500 नोट गिनने, देख रहे हो 4500 नोट। भाई अमीर और 4500 नोट थोड़ा होता है क्या। अब भाई 4500 नोट गिनने, कई लोग एक एक वाला पुराना नोट जो है उसको ना गिनने लगे। तो ये अमीर घर का है तो कुछ 500 1000 वाले ही होंगे, हज़ार ना चलने वाले नहीं भाई। अब तो 1000 का नोट ही नहीं रह गया ना। चलो, एक व्यक्ति को 4500 नोट गिनने थे। माना एन जो है, जो एन हमको बता रहा है, एन क्या है, वो 90 मिनट में गिने गए नोटों की संख्या है। इस बात को भी जरा गौर से देखिएगा कि एन जो हमको बताता है, एन का मतलब ये है कि 90 मिनट में हम कितना नोट गिने हैं। चलिए जी, एक चीज़ जरूर मिल गया हमको। यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 इज इक्वल टू 150 दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, यहाँ एन हमको क्या बताया कि 90 मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। तो A1 का मतलब फिर क्या हुआ, पहले मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। A2 क्या हुआ भाई, दूसरे मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। इसी तरह A3 A4 A10 तक जाएंगे। A10 का मतलब क्या हुआ, 10वें मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। ये 1 से लेके 10 तक समान नोट गिन रहा है, प्रति मिनट कितना गिन रहा है, 150। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद के पद AP में जिसका सर्वांतर -2 है, तो कुल समय ज्ञात कीजिए, कुल समय कितना लगेगा, ये हमको बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ देखेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। पहले जो छोटा सा पॉइंट यहाँ दिया गया है, इस बात को समझे कि एन का मतलब क्या हुआ, 90 मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गया तो A1 A2 A3 A डॉट 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 A10 का मतलब समझते हैं। तो A1 का मतलब हुआ पहले मिनट में गिने गए नोटों की संख्या, A2 का मतलब होगा कि दूसरे मिनट में गिने नोटों की संख्या। इसी तरह A10 का मतलब हुआ 10वें मिनट में गिने गए नोटों की संख्या। इस 1 से लेकर 10 मिनट तक वो समान नोट गिनता है, कितना गिनता है, 150। चलिए जी, अब इसका मतलब क्या, तुम इसका इतने में 1 से लेकर 10 मिनट तक टोटल कितना नोट गिना, क्या ये बता सकते हो भाई, कोई भी बता सकता है कितना गिनेगा। चलो, ये अगर हम पूछे टोटल कितना हो जाएगा 1 से 10 के बीच में, तो कितना हो जाएगा भाई, A1 A2 कितने तक, 10 मिनट तक गिना, 10 मिनट, हर पर मिनट कितना गिन रहा है, 150। तो टोटल कितने गिने भाई, 150 गुणे 10, उसने 1500 नोट गिन डाले। 1500 नोट उसने गिन डाले, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बता दोगे भाई, रिमेनिंग कितना बचा। टोटल थे 4500 नोट, 4500 नोट में से उसने 1500 गिन डाले, तो बचा कितना भाई, 3000 नोट अभी और गिनने हैं। अब ध्यान देना, अब गिनने कितने भाई, हमको गिनने हैं अब से 3000 नोट। चलो ये आगे बढ़ते हैं, फिर 3000 नोट को हम उसके गिनते हैं, कैसे गिना जाएगा। कह रहा है कि इसके बाद या 150 के बाद, 10 के बाद, जैसे ही 11वें टर्म में पहुंचा, कह रहा है कि जिसका सर्वांतर -2 हो जाता है। यानी वो 10वें तक अगर 150 गिना है तो 11वें मिनट में कितना गिनेगा, जैसे सर्वांतर 2 है तो 2 कम करके गिनेगा कि नहीं गिनेगा। तो 11वें मिनट में कितना गिनेगा, अगर मान लें यहाँ 10th टर्म लिखा गया, 10th ऐसे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया 150। जब 11th वाले टाइम पे पहुंचेगा तो 11th वाले मिनट में कितना गिनेगा, 148। फिर सर्वांतर 2 का है 146। ठीक है, फिर इसी तरह 144 सर्वांतर 2 का, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। अब इस तरह इस कदर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ कि 150 148 146, फिर अगले मिनट 144 गिनेगा, फिर अगले मिनट 142 गिनेगा, फिर अगले मिनट, इन सब को जोड़ के वो टोटल गिनेगा कितना, जो बचा है 3000, यही तो बचा है। तो सम ऑफ इतना टर्म्स कितना होगा। अब मान लो इसके पहले उसने 10 टर्म्स रहा होगा, इसके पहले 10 टर्म्स तो नहीं रहा होगा ना भाई, 10 टर्म्स तो नहीं रहा होगा, 10 टर्म्स रहा होगा। अगर तुम चलो मान रहे हैं इसको पूरा टोटल एन ना मानो, हम कह रहे हैं यहाँ से जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से मान लो, तुम यहाँ से मान लो भाई, एन की वैल्यू आएगा, एन के बाद उसमें जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो यहाँ निकाल लो, जो यहाँ एन निकल के आएगा, उसमें एन के बाद जो 10 एक्स्ट्रा बचे हैं उसको जोड़ लेना, बस इतना गलती मत करना। तो हमको अब एन टर्म का सम बताना है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमको कह रहा है ए है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कह रहा है -2 है, और हमको एक पार्ट और दिया गया जो कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, एस एन दिया गया, एस एन इज इक्वल टू हमको दिया गया है 3000। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसका सम हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, बस समझने का था क्या क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं। तो मतलब क्या है कि अपना स्टार्ट से कहाँ से होगा, 148 से स्टार्ट होगा, 146 गए, 144 गए, फिर 142 गए, इसी तरह बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे। अब एस एन निकालना है। एस एन को हम पढ़े थे, एस एन क्या होता है, कुछ याद है एस एन क्या होता है, जी बिल्कुल याद है, एस एन क्या होता है, n/2 होता है, 2a होता है, 148 हो जाएगा, प्लस n-1 d होता है, d कितना होता है, -2 होता है, ये किसके बराबर होता है, 3000 के बराबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब 3000 के बराबर नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन में रिमेनिंग कितना बचा दोस्त, रिमेनिंग 3000 ही तो बचा है, तो वही 3000 हमें यहाँ लिख दिए।
अब देखो 1/2 से अंदर गुणा कर देंगे दोस्त, कितना हो जाएगा, 1/2 से 2 ये कैंसिल हो गया, -1 से ये 2 वाला ये कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, इसमें इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 148 बचेगा, इधर कितना बचेगा। अब इसको अंदर गुणा करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ये -n हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता दो दोस्त, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये इसमें जुड़ेगा 149 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 149 -n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3000 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये कितना हो जाएगा भाई 49n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा -n², ये कितने के बराबर हो जाएगा 3000 के, यही तो होगा, कुछ और होगा। अब देखो यानी स्क्वायर को सब कुछ एक साइड लेके चलते हैं, जितना आएगा लिख देंगे, कितना होगा n² हो जाएगा, सब लेफ्ट साइड ले चल रहे हैं, इधर हो जाएगा -49n, ये कितना हो जाएगा +3000, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये 3000 है, 3000 का फैक्टर करेंगे भाई, फैक्टर करते हैं भाई, 3000 का फैक्टर करते हैं, कितना आएगा, कितना होगा भाई, ये 5 से काट दें, 5 छक्का 30, कोई दिक्कत है, 600 हो जाएगा, फिर 5 से काट दें, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 120, फिर कितना हो जाएगा, फिर 5 से काटो यार, ये हो जाएगा कितना, 5 से काट दोगे कितना, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, 24, पंचम 25, पंची 125, 125 में से 24 घटाओगे, ये 149 है ना भाई, 149 है, ये कितना भाई 149 है, देखो मिल गया ना, 125 और 24 जोड़ोगे 149 ही आता, तो कितना लिखें, n² - 125n, फिर कितना लिख दें -24n, प्लस कितना लिख दें भाई, यहाँ 3000 लिख दें, कोई दिक्कत है, बराबर 0, तो n कामन ले लोगे कितना हो जाएगा n - 125, -24 कामन ले लोगे कितना हो जाएगा n - 125 आएगा, नहीं आएगा 0, कितना हो जाएगा n - 24 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा n - 125 बराबर 0। देखो कैलकुलेशन यहाँ मैंने बड़ा किया है, जब तुम एग्जाम में लगाओगे तो कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अब जैसे क्या मुझे यहाँ समझाना है तो कई स्टेप लिखने होते हैं, n बराबर 24 हो जाएगा, n बराबर 125 हो जाएगा, ध्यान रहे। अब देखो जैसे ही n बराबर 125 लोगे तो अपना नोटों की संख्या तो खत्म हो जाएगा, फिर तो निगेटिव में जाने लगेगा, तो n बराबर 125 तो पॉसिबल नहीं है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 124, यही अपना क्या है, यही क्या है जो 148 से गिना उसकी संख्या n बराबर 124। लेकिन हमने बोला था, ध्यान रहे कि इसने ऑलरेडी 10 मिनट गिन चुका है, तो 24 मिनट इधर गिना, 10 मिनट पहले गिना था, तो टोटल कितना हुआ 34 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, ये टोटल कितना हुआ, टोटल ये हुआ 24 + 10 कितना हुआ 34 मिनट होगा कि नहीं होगा। चले अगले क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इस क्वेश्चन को देखो भाई, कह रहा कि A1 A2 A3 किसमें है HP में, जरा गौर करके बताइएगा। हम क्वेश्चन जब लगवा रहे थे या HP GP ये सब जब पढ़ा रहे थे, तो हमने क्या बताया था कि HP जो होता है भाई ना, वो अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या भाई, कि अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट अगर AN HP में है, तो 1/A1 1/A2 1/A3 ऐसे डॉट 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 किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। पहली पॉइंट समझ में आया। तो कह रहा है व्यंजन व्यंजक A1 A2 डॉट डॉट A1 A2 A2 3 या ऐसे करके AN - 1 AN किस में होगा, इस बात को कह रहा। तो चलो इस बात को समझते हैं, जरा गौर करके देखिएगा कि क्या अगर A1 A2 A3 अगर HP में है वो, तो 1/A1 1/A2 डॉट डॉट 1/A3 ये किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो इसका हम कॉमन डिफरेंस D निकालना चाहें तो D कितना हो जाएगा 1/A2 - 1/A1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, इसको क्या लिख सकते हो भाई A1 - A2 डिवाइड बाई, क्या इसको हम A1 A2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा जी, अगर ऐसा कुछ लिख सकते हो तो A1 A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 A2 बराबर यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा A1 - A2 डिवाइड बाई D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो फिर इसके आगे देखो, क्या A1 A2 बराबर इतना अगर लिख सकते हैं तो क्या इसको मैं इस तरह A2 A3 बराबर, क्या इसको मैं A2 - A3 डिवाइड बाई D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जरा बता दोगे क्या। अगर इसको लिख सकते हो तो इसके नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर A3 A4 कहीं लिखा रहेगा तो A3 - A4 डिवाइड बाई D लिख सकते हो। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएं AN - 1 AN लिखा हो तो क्या AN - 1 AN डिवाइड बाई D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हो ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। देखो अभी जो जनरल मेथड बता रहा हूँ समझो, अभी इसका ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से एक लाइन में लग जाएगा, परेशान मत हो, हम दोनों तरीके बताते हैं ना पहले, लेकिन हम जनरलाइज मेथड बताते हैं ताकि दिमाग खुल जाए। दिमाग कैसे खुल जाए, मतलब दिमाग में पकड़ आ जाए, क्योंकि हमको मेंस भी लिखना होता है ना दोस्त, मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आएंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो मेंस के लिए भी अच्छे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी अच्छा है।
तो an-1 इंटू an बराबर इतना लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करो, हमको जो जिसका सम पूछा वो क्या पूछा भाई? a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट डॉट an-1 an का सम पूछा है। चलो लिखते हैं भाई। अगर इसको हम s मान लें, s किसका सम पूछा है? a1 a2 a2 a3 a3 a4, इसी तरह कहाँ तक गया भाई? ये गया है an-1 an तक गया है कि नहीं गया? बिल्कुल गया। अगर यहाँ तक गया है तो जरा बताइएगा, कभी a1 a2 निकाल के हमने क्या लेके आया था भाई? a1 माइनस क्या निकाल के लाया भाई? a1 माइनस a2 बाई डी। यही तो लिखे है कि कुछ और लिखे भाई? यही लिखे हैं। फिर क्या लिखे थे? a2 माइनस a3 डिवाइड बाई डी। इसी तरह इसके लिए क्या लिखे थे? a3 माइनस a4 डिवाइड बाई डी। इसी तरह जब आगे बढ़ते गए nth टर्म के लिए an-1 माइनस an डिवाइड बाई डी होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले फिर आगे बढ़े। अब सब में से देखो 1/d कॉमन दिख रहा था, हमने 1/d को निकाल लिया। तब बचा कितना? a1 माइनस a2। फिर क्या बचा? a2 माइनस a3 बचा। फिर क्या बचा भाई? a3 माइनस a4 बचा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाए तो an-1 माइनस an कितना बचेगा? इतना ही तो बचेगा, कुछ और बचेगा? अब जरा देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है। देखो a2 इसका जो पहला वाला था उसका सेकेंड टर्म दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म को काट रहा है, इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म को काट रहा था, इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म को काटेगा। इसी तरह इसके पहले का सेकेंड टर्म इसको काट देगा कि नहीं काट देगा? काट देगा। तो बचा कितना दोस्त? बचा 1/d a1 माइनस an बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई डाउट छोड़ना भी मत। अब चलो गौर करें, क्या गौर करते हैं भाई? ए 1/an टर्म निकालने के लिए एपी में कैसे निकालते हैं? 1/an हमको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? एपी में था तो फर्स्ट टर्म कितना होगा? 1/a1 प्लस n माइनस 1d। ऐसे ही तो करते निकालते थे कि नहीं निकालते थे? बताओ जी, निकाल सकते थे। अब जरा गौर करो कि अगर इसमें हम इसको इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा? 1/an माइनस 1/a1 डिवाइड इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से हमें डी निकालना है भाई। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा a1 माइनस an डिवाइड बाई a1 इंटू an। अब इधर देखो n माइनस 1 बच रहा है कि नहीं? n माइनस 1 रख देते हैं। बचा कि नहीं बचा? यही जो डी निकल के आया, क्योंकि हमको आंसर देखो डी में नहीं दिया गया है, हमको डी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, ऐसे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ डी की वैल्यू हम ला के रख देंगे। तो डी की वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू है भाई कितना? 1/a1 माइनस an डिवाइड बाई कितना है? a1 an n माइनस 1 ही तो है, कुछ और है? यही है। इनटू ये कितना हो जाएगा? a1 माइनस an ही तो है, कुछ और है? बिल्कुल यही है ना। अब देखो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ए गुड़े में है तो ये वाला पोर्शन इसके साथ जाएगा कट, तो ये ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? a1 an कितना हो जाएगा? n माइनस 1। यही तो होगा, कुछ और होगा? अब जरा गौर करके आंसर देखो, क्या अपना आंसर n माइनस 1, इसको अगर सही से लिख दे n माइनस 1 a1 an आया है कि नहीं आया? जरा गौर करके देखो, क्या ये ऑप्शन में है क्या? n माइनस 1 a1 an देखो अपना यही है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसको ऐसे एग्जाम में ऐसे मत लगाना, कोई ट्रिक बताने वाले थे। जी बिल्कुल, हम आपको ट्रिक बताने वाले थे। चलो पहले ट्रिक ही बताते हैं। देखो ट्रिक भी दो तरीके से लगा सकते हैं। एक मैंने बताया था कि अगर जैसे एपी किसी सीरीज को एपी मानना हो तो कैसे मानते थे? 1 2 3 ऐसे मानते थे। फिर इसका उल्टा जानते हो, एचपी होता था। एचपी होने का मतलब 1 1/2 1/3, ये क्या हो जाएगा? एचपी। तो एक 3 टर्म की मैंने एचपी मान लिया। अब 3 टर्म के आधार पे मैं जनरलाइज टर्म को लगा लूंगा। एक तो इस आधार पे हो गया, लेकिन हम इस आधार पे भी नहीं जाएंगे। अब महा शॉर्टकट्स की बात करते हैं, उसको जरा देखो। शॉर्टकट्स क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे a1 a2 a2 a3 जैसे डॉट डॉट an माइनस 1 तक गया, पूरे n टर्म के लिए सब कुछ बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। तो यही हम थोड़ा चालाकी कर लेंगे। भैया हम n टर्म तक क्यों जाए, अगर हम एक दो टर्म ले लें उसी पर अपना काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू थोड़ा छोटा सा टर्म ले लेंगे। छोटा सा टर्म मतलब n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर 2 ले लिए तो n इज इक्वल टू 2 ले लिए तो क्या बनेगा? a1 a2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये जो सीरीज दिया गया है भाई हमको, ये सीरीज जो दिया गया, अगर n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो कौन सा बनेगा? a1 a2 ही तो बनेगा, कुछ और बनेगा दोस्त? यही तो बनेगा। देखो a1 a2 दो ही टर्म तो बनेंगे, a1 a2 बनेगा इस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे। बाई ऑप्शन क्या चेक करेंगे भाई? n इज इक्वल टू 2 उठा के इस ऑप्शन में रखेंगे। तो यहाँ 2 रखोगे, 2 टाइम्स a1 माइनस an आ रहा है। क्या वही मैच कर रहा है? वही जो 2 लिए वही मैच कर रहा है। 2 हमने जैसे 2 लिया था, हमको ये मिला है। अब हम यहाँ 2 रखेंगे, जहाँ a1 a2 मिल जाएगा वही अपना आंसर। यहाँ रखोगे n मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ रखोगे क्या? 2 माइनस 1 होगा तो a1 माइनस an मिलेगा। यहाँ 2 रखोगे, 2 टाइम्स a1 और an मिलेगा।
यहाँ रखोगे दो में से एक गया एक, यानी A1 इंटू यहाँ यानी इक्वल टू 2 रखोगे तो A1 इंटू A2 मिलेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन पे मिल गया कि नहीं मिल गया? रख के दिखा देता हूँ, देखो 2 माइनस 1 फिर A1 एन की जगह हम 2 लिए तो A2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 2 में से एक गया तो 1 हो जाएगा, A1 इंटू A2 हो जाएगा। इसको रखोगे तो A1 बराबर मतलब A1 इंटू A2 हो जाएगा। आसान है, कोई डाउट है कहीं तक? देखो हम इसके जनरल मेथड को भी बता दिए, उसके बाद हमने इसके शॉर्टकट को भी बता दिया। एग्जाम में शॉर्टकट के थ्रू जाना, जैसे एन वगैरह टर्म मिलने लगते हैं ना तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये छोटी सी वैल्यू मान लेंगे उस आधार पे मैं इसको लगा दूंगा। वही काम यहाँ पे हुआ है। देखो A1 A2 A3 एचपी में था, सबसे पहले मैं उसको क्या किया है एपी में बनाया, एपी के आधार पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। जनरल मेथड हुआ, हमने क्या किया फिर जब हम जान लिए कि जनरल मेथड में ऐसे सॉल्व हो रहा, फिर हमने क्या किया इसको एचपी मान लिया, थोड़ा सा टर्म अपने आप को छोटा किया, यानी इक्वल टू 2 के लिए बात किया, यानी इक्वल टू 2 के लिए हमने जब 2 लिए तो कितना मिला A1 A2 मिला। अब 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना बनेगा भाई? 2 रखोगे 2 माइनस 1 A1 और A2 मिल जाएगा, तो इसी हिसाब से डी मिल गया। कुल मिला के छोटी वैल्यू रखोगे। अब देखो आप कहोगे छोटी वैल्यू 1 भी हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है, लेकिन 1 यहाँ रखोगे कैसे? जैसे 1 रखोगे ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, तो ऐसे वैल्यू लेना जिससे ऑप्शन सेम ना आए। सबसे जरूरी बात ये है कि ऑप्शन सेम आ गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अपना ट्रिक तभी तक वैलिड है जब तक कोई ऑप्शन समान नहीं आ रहा है। जैसे ही ऑप्शन समान हो जाएगा वैसे ही अपना ट्रिक फेल, फिर किसी काम का नहीं, फिर जनरल मेथड से ही जाना पड़ेगा। फिर वही है कि या तो 50 मान के फिर तुक्का मानो ऊपर वाले का नाम लेके, है ना? तो ऐसा नहीं करना, दोनों तरीका है। अगर नहीं समझ में आए तो जनरल मेथड से चले जाना। इस क्वेश्चन को देखो, जैसे कहीं भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमको दिखने लगे तो इसका मतलब ये है कि अगर न्यूनतम वैल्यू पूछा तो कहीं ना कहीं AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM यूज हुआ है यहाँ पे। तो कैसे यूज हुआ, चलो उस बात को हम सिखाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि AM जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM होता है। तो AM क्या अरिथमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अगर दो नंबर पॉजिटिव नंबर x एंड y हो तो x प्लस वाई बाई 2 जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई को होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स वाई होगा कि नहीं? यहाँ पे ये इस वाले टर्म को 4 पावर साइन स्क्वायर एक्स को इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब वैल्यू यहाँ उठा के रखो भाई, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। कितना होगा भाई? एक्स 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इन टू 4 का पावर साइन नहीं कॉस है भाई, वाई कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो है, कुछ और है? यही है। बेस समान है तो गाते जुड़ जाते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अंडर रूट 4 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मान 1 होता है तो अंडर रूट 4 बचेगा, अंडर 4 रूट कितना होता है? 2 होता है, तो 2 से गुणा हो जाएगा 4 आएगा। कितना आ गया भाई? 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया 4। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है भाई? मिनिमम वैल्यू कितना आया बता सकते हो? मिनिमम वैल्यू कितना आया भाई? 4 आया कि नहीं आया? यही अपना ऑप्शन सी सही है। बताओ जी, क्वेश्चन में कोई दम है? कोई दम नहीं है, बस समझ होनी चाहिए थोड़ा सा बस। इस सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया थ्योरी पार्ट में। तो अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो एक बार विजिट करके आइए। ये सब क्वेश्चन हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इतना विश्वास है उतना जितना थ्योरी बताएं हैं उसको देखने के बाद इस यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बस यही है कि वहाँ पे मैंने ज़्यादातर ट्रिक्स नहीं बताए, यहाँ पे मैंने ट्रिक बताए। तो यहाँ पे बताने का रीज़न है, वहाँ ना बताने का रीज़न यही है कि वहाँ पे ठीक नहीं लगता मुझे थ्योरी पार्ट में ट्रिक्स घुसाना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बताया हूँ, ऐसा बात नहीं है। ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिक उसमें बताए हैं, लेकिन यही है कि ये समराइज करके न्यूमेरिकल थोड़ा वहाँ कम रखा गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एपी के 4 पद जो हैं पी, देखो एपी के 4 पद दिए गए हैं, पी दिया गया, 9 दिया गया, 3p माइनस इतना इतना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, जो दिया गया उसी के आधार पे चले। हमको 4 पद, एक पी दिया, एक 9 दिया गया है, एक 3p माइनस क्यू दिया गया है, एक 3p प्लस क्यू दिया गया। ऐसा ही तो दिया गया, कुछ और दिया गया? ऐसा ही दिया गया। चलो अगर ऐसा ही दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे बात बन जाएगी। तो हमें चलो कुछ मत बताओ, केवल कॉमन डिफरेंस डी बता दो। तो कितना हो जाएगा भाई? 9 माइनस पी होगा, फिर एक इसके बराबर होगा। अगर इन दोनों का माइनस करें कितना हो जाएगा भाई? ये 3p माइनस क्यू माइनस 9 होगा। फिर इसी तरह अगर इसको इसमें माइनस करें, ये भी तो कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें से करोगे कितना हो जाएगा? 3p माइनस इसमें से इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा? इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओगे हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना भाई? 2q बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या करेंगे एक बार हम ये 9 माइनस पी को 2q के बराबर रखेंगे। थोड़ा छोटा दिख रहा, काम हो जाएगा। तो 9 माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा? 2q हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? p प्लस 2q बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? तो 9, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना, इस इक्वेशन को इसके बराबर एक बार रख लो। किसको रखना भाई? 3p माइनस क्यू माइनस 9 को हम 2q के बराबर रख रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई?
टू क्यू के इधर रख दो, कितना हो जाएगा 3p माइनस, ये कितना हो जाएगा 3q बराबर कितना हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9। होगा कि नहीं होगा? ये दूसरा मान लो। अब इन दोनों को सॉल्व करो। दोनों को सॉल्व कैसे करोगे भाई? देखो ऐसा करो कि ऐसा ही लिखे, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। 3p मिला और ये मैं डिवाइड किया, यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3। ध्यान से देखो, यहाँ आएगा 3। जब 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 बचेगा ना दोस्त। चलो इसको 3 लिखो, यहाँ आएगा 3। अब चलो सॉल्व करो। ठीक, अभी इसको मानो 2, 1 और 2 को सॉल्व करो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई? 1 और 2 को सॉल्व करो कितना आ जाएगा? घटाओ, घटाओगे तो हो जाएगा 3q बराबर कितना हो जाएगा 6, q बराबर कितना आ जाएगा 2। q बराबर 2 आया कि नहीं आया? एक तो ये मिल गया हमको q बराबर 2। ध्यान रहे, जो जो वैल्यू मिल रहा है उसको हाईलाइट करते थे। q बराबर 2 आ गया। q बराबर 2 के बाद कोई भी वैल्यू किसी में रख दो। q बराबर 2 आया, चलो मैं इसी में रख देता q बराबर 2। तो p बराबर कितना आ जाएगा भाई? फ्रॉम 2 p बराबर कितना आ जाएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? p बराबर 5 आ जाएगा। अब यही q और p की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ रखोगे तो मिल जाएगा। p का वैल्यू आया कितना भाई? p का वैल्यू आया 5। देखो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, सीक्वेंस क्या आया देख रहे हैं। 5 आया, 9 मिला, फिर 3p मिला, कितना पाती है? 15 में से 2 गया कितना भाई? 15 में से 2 गया कितना आया? 13 आया। फिर यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा? 3 यानी 15 2 17 आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह एपी अपना बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको एपी भी ये थोड़ी ना पूछा, हमका पूछा है कि 2010वां पद क्या होगा। तो चलो 2010वां पद निकाल देते हैं। तो 2010वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एन निकालने के लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, जो कि हमको दिया गया ऑलरेडी। ए कॉमन डिफरेंस डी भी दिया गया है। ये तो 2010वां पद निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? चलो टी 2010वां पद कितना होगा? फर्स्ट टर्म कितना दिया गया भाई? चलो भाई, ओहो चल जा महाराज। 2010 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 5 प्लस यानी a प्लस n माइनस 1 यानी 2010 माइनस 1। डी कितना लिखा है? 4 लिखा है। बस यही लगाना। कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2010 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा? 2010 में से 1 घटाओगे कितना आएगा भाई? 2009 ही तो आएगा। गुणित 4 करो और क्या, यही इतना करना पड़ेगा। ये भी प्लस है, 5 प्लस है कितना हो जाएगा भाई? चलो 4 9 36, 0 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8000। 5 जोड़ दोगे 8041। है ऑप्शन में कहीं? देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट सही है आता है। चले आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो जी, सब कुछ बताया जाएगा, बस ये जरूरी है आपको पढ़ने की, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। हर एक तरीके को बताएंगे। अब इसमें शॉर्टकट क्या बताएंगे? कभी कभी जैसे क्या है, शॉर्टकट जो है बीमारी बन जाता है, तो शॉर्टकट पे हमेशा नहीं जाते। जिस पे लगेगा हाँ बहुत लेंथी बन रहा है, उसी पे शॉर्टकट हम ढूंढेंगे, बाकी अपने मन से लगाएंगे। करेक्ट, 3 भिन्न संख्याएं एक्स वाई जेड एक जीपी बनाती हैं। 3 भिन्न संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, जीपी बनाती हैं। और एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एक एपी बनाती हैं। तो जीपी का सार क्या होगा भाई बताना, यानी हमको आर बताना है। अगर एक्स की वैल्यू एक्स ही रहने देते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है, यहाँ भी इस कलर इसमें मज़ा नहीं आएगा, इस कलर से हट के थोड़ा कलर उठाते हैं। एक्स और वाई और जेड है ये, अगर एक्स को एक्स ही रहने दे और इसका कॉमन रेशियो हम मान लें सी आर कितना है? आर है। तो वाई कितना हो जाएगा भाई? एक्स आर होगा। और जेड कितना हो जाएगा? एक्स आर स्क्वायर होगा। ऐसे एपी में जीपी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसका मतलब एक्स को हमें एक्स रहने दे, वाई को हमने एक्स आर बनाया, जेड को हमने एक्स आर स्क्वायर बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी नहीं आएगा, जरा समझो। इसी एक्स वाई जेड को क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड को जो भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स कह रहा है। क्या बनाता भाई? ये एपी बनाता है। एपी बनाता है तो हम इतना जानते हैं, एपी बना रहा था 2 टाइम्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तब कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स वाई, वाई की वैल्यू कितना भाई? वाई कहाँ गया? वाई की वैल्यू है एक्स आर, जो भी देखो ये लिखे हैं, वाई की वैल्यू एक्स आर है, प्लस जेड की वैल्यू कितना है? एक्स आर स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बन रहा है तो 2x रख देते हैं, 2x कर देते हैं। वाई प्लस जेड यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू कितना है? एक्स आर, और जेड की वैल्यू है एक्स आर स्क्वायर। अब बताओ किसी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। फिर एक्स एक्स सब जगह कट रहा था, एक्स एक्स को उड़ा दिए, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा प्लस 2r स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा। इधर कितना बचेगा? r प्लस आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आर स्क्वायर आर सब इधर उठा के लेके आओ, कितना बनेगा भाई? हम सब उठा के लेके चल रहे हैं, सब इधर उठा के लेके आ रहे हैं। जैसे इधर उठा के लाए तो आर स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर लिख दिए। इधर आर उठा के ले आए तो कितना बनेगा? आर बनेगा। इधर 2 उठा के लाए तो -2 बनेगा, -2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 बनेगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस से कितना? -2r हो जाएगा। -2r इसका फैक्टर करो, कितना आना चाहिए भाई? इसको +2r कर दें, -r -2 कर दें, कोई दिक्कत है? देखो आ गया, फैक्टर भी हो गया। कितना हो जाएगा? आर कामन लोगे तो r +2 हो जाएगा, -1 कामन लोगे कितना हो जाएगा? r -2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब कितना हो जाएगा भाई? r -1 r +2, ये r +2 ही होगा ना? हाँ ये r +2 ही होगा।
आर माइनस वन, ये आर प्लस टू बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कॉमन रेशियो क्या मिला दोस्त, कॉमन रेशियो हमको किला मिला आर इज इक्वल टू एक 1 मिला, एक आर इज इक्वल टू माइनस 2 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना डी ऑप्शन सही मार दे, नहीं थोड़ा दिमाग यहाँ दौड़ाना, इसीलिए एग्जाम मार दिया था ताकि क्वेश्चन तुम गलत करो। तो एक मिला आर इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखो, जब हमको आर इज इक्वल टू 1 मिला तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, आर इज इक्वल टू 1 मिला तो आर इज इक्वल टू 1 मतलब उसका कॉमन रेशियो 1 है। क्या है, कॉमन रेशियो 1 है। तो कॉमन रेशियो 1 होने का मतलब क्या है दोस्त, कि उसके सारे टर्म जो हैं इक्वल होंगे तभी कॉमन रेशियो 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा कि नहीं होगा, होगा ना बिल्कुल। इसका मतलब एक्स वाई जो जीपी में था वो एक्स 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 जीपी में होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, या वाई 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 होगा, या जेड 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 होगा। कुल मिला के तीनों टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, छोड़ा इसको छोड़ो, आर इज इक्वल टू 1 अगर इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि तीन भिन्न संख्याएं एक्स वाई जेड, अगर तीन भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं हैं, तो क्या एक्स वाई जेड कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। अब एक्स वाई जेड कभी बराबर नहीं हो सकता तो इसका कॉमन रेशियो कभी आर इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये अगर ये बोला है एक्स वाई जेड ये भिन्न भिन्न हैं तब जीपी बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं भाई कि एक्स वाई जेड आपस बराबर नहीं होने चाहिए। फिर क्या बात आती है, फिर आता है आर इज इक्वल टू माइनस टू पे, कि अब आर इज इक्वल टू 1 नहीं है तो स्वाभाविक तौर से आर इज इक्वल टू माइनस टू इसका आंसर होगा। तो आर इज इक्वल टू माइनस टू कौन सा है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट। अगर हाँ अगर ये तीन भिन्न भिन्न संख्याएं ना दी होती तो अपना दोनों आंसर सही होता। जब कह देता केवल तीन संख्याएं एक्स वाई जेड, तो तीन संख्याएं एक्स वाई जेड अगर सीधे ऐसे बोल देता तो उसके बीच में ये भी आता भाई कि आर की वैल्यू जो होगा 1 और माइनस टू कुछ भी हो सकता है भाई, बराबर भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या। इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, इसका आंसर आया -103 नंबर। देखो भाई अभी ये कल वाला क्लास जो बता रहे थे, कल वाले क्लास का समेसन वगैरह बता रहा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं है। हमने बोला था टी एन पता कर लेना, टी एन यहाँ कितना दिख रहा है भाई, टी एन यहाँ दिख रहा है 2n-1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। फिर इसका एक्सपेंड करोगे कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर हो जाएगा -4n हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने बोला था टी एन निकाल लिए थे, फिर एस एन निकालने के लिए समित पूछ रहा है, देखो सम ऑफ एन टर्म्स का। तो एस एन पूछे, एस एन बताए थे कैसे होता है, समेसन टी एन निकाला जाता है, समेसन टी एन निकालोगे कितना हो जाएगा। तो टी एन कितना है भाई 4n स्क्वायर है, -4n है, +1 है। ये कल की क्लास में ही हुआ सब कुछ, जाके देख लीजिएगा। फिर बोले थे समेसन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समेसन डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, और ए इंटू एन समेसन ऐसे कहीं लिखा तो ए बाहर हो जाता है, समेसन एन लिख उठता है। इसी तरह यहाँ 4 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा समेसन एन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 बाहर हो जाएगा, समेसन एन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ समेसन 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समेसन 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, या सम ऑफ एन स्क्वायर कितना हो, स्क्वायर ऑफ सम कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है कि नहीं होता, -4 इंटू ये कितना हो जाता है n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ये एन ईद के करोगे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। समेसन ए इज इक्वल टू कितना होता था, ए एल लिखते थे कि नहीं लिखते थे, जब एन इज इक्वल टू A1 to n जाता था, तो ऐसे कुछ भी जाए तो उसका क्या होता है A into n हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर भाई हमको क्या दिक्कत है, इसको काट देते, थोड़ा बहुत काट, खून खराबा कर दो भाई। ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। कितना हो जाएगा भाई, जितना होगा देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 था, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने काट दिया। फिर ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस था माइनस था, माइनस था, -2n+1 हो जाएगा, प्लस यानी इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काम करते हैं कि इन दोनों में n+1 डिवाइड बाई 3 हम कामन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई 3 कामन ले लिए, तो n+1 डिवाइड बाई 3 जैसे कामन लोगे तो इधर देखो बचेगा 2 इंटू 2n+1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें इधर बच गया। इधर n+1 पूरा कामन ले लिए हो तो इधर कितना बचेगा भाई, -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और इधर से देखो 3 भी कामन लिए हो, 3 कामन किए हो तो इधर 2 से गुणा, 2 में 3 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थोड़ा इसको हटाओ, 3 से गुणा भी करके लिखो, तब प्लस n करो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या। ये कितना हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 4n+1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई -6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा +n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 4n+2 हो जाएगा भाई। आज देखना कैलकुलेशन थोड़ा गलत ज़्यादा ही हो रहा है भाई,
डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 4n, ये कितना हो जाएगा -4, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा +n। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको 4 बाहर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 4n, n-1, n+1, n स्क्वायर -1 कर दें, कोई दिक्कत है क्या, डिवाइड बाई 3, ये के प्लस कितना हो जाएगा n। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया तो आगे भी आना ही आएगा। अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं जरा बता सकते हो क्या, हम क्या करते हैं n/3 कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन करते हैं n/3 कॉमन कर लिए, तो n/3 कॉमन करोगे कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर -4 हो जाएगा, इधर 3 कॉमन की इसमें गुणा हो जाएगा, +3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा n/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर -1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा n/3 4n स्क्वायर -1, यही हो जाएगा अपना आंसर। देखो ऐसे ऑप्शन में कहीं है n/3 4n स्क्वायर -1, ऐसा ऑप्शन में कहीं लिखा गया क्या, क्या है अपना भाई n/3 4n स्क्वायर -1, अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब ये तो हुआ भाई जनरल फॉर्म। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, बताया ना, जहाँ n टर्म वगैरह आ जाए तो वहाँ हम n=1 मान लेते हैं। देखो n=1 मान के लगाते हैं, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे भाई, सबसे पहले तुरंत मानेंगे लेट n=1, कहीं भी, चलो इसको उसी आगे पेज पे आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट n=1। एक टर्म के लिए हम चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए चेक करोगे तो अपना ये फर्स्ट टर्म के लिए माने जैसे ही कि s1 कितना हो जाएगा भाई, s1=1 होगा कि नहीं होगा। अब यही n=1 जो हम माने हैं, ये जो माने हैं वैल्यू, यही उठा के अपने ऑप्शन में रख देंगे। जो 4 ऑप्शन लिखा रहेगा उसी चारों ऑप्शन में इसको रख देंगे, फिर जो अपना ऑप्शन मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो चलो हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन पे, अपना ऑप्शन क्या भाई। अब n=1 उठा के हम यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा n=1 यहाँ उठा के रखे तो 1/3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 की स्क्वायर -1 होगा कि नहीं, 3 उड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 1 के लिए 1 आया था, तो देखो n=1 रखा था, इसके लिए भी तो 1 ही तो आया कि नहीं आया, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी किसी में रख के देख लो, अगर आ जाए तो बता देना, किसी में रखने में नहीं आएगा। ऐसी वैल्यू उठाना ताकि अपना वैल्यू रखने के बाद, ध्यान रहे, ऐसी वैल्यू उठाना ताकि अपना रखने के बाद ऑप्शन जो है सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ बात समझ में आया क्या, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो ये समझ में आ गया इसका ट्रिक भी ना। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा है n का वन न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिसके लिए ये जो अपना जीपी दिया गया है, जीपी बनना कि नहीं बनना, ध्यान से देखो, डिवाइड करोगे 3, फिर डिवाइड करोगे 3, ऐसे डिवाइड करते जाओगे 3 बनता जाएगा तो नहीं बनता जाएगा, तो इसका मतलब ये जीपी बन रहा है, अच्छे तौर पर बन रहा है। और कह रहा है कि ऐसा n की वो वैल्यू बताओ जो 7, मिनिमम वैल्यू बताने के लिए बोला है, वो न्यूनतम वैल्यू बताओ जिससे हम यहाँ वैल्यू रखें वो 700 से ज़्यादा आने लगे। चलो लगाते पहले। इसका फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है 1, कितना दिया गया है, फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है 1। थोड़ा लैग कर रहा भाई आज, पता नहीं क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस तो होंगी चाहे जैसे भी होगा। a=1 होगा, क्या होगा a=1, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म हमको 1 दिया गया है, कॉमन रेशियो r देखो कितना हो जाएगा 3 है, 3/1 करोगे, 3/600 करोगे, किसमें करोगे 3 आएगा कि नहीं आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो Sn क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म a r⁻n-1 होता है कि नहीं होता है, डिवाइड बाई r-1 होता है कि नहीं होता। फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, r कितना है 3 है, 3n हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, डिवाइड बाई r-1, r कितना है भाई 3-1, यही कह रहा जो Sn दिया गया है यही 700 से ज़्यादा है। अब बताओ जी, ये क्वेश्चन आसान हो गया और हार्ड हो गया, मेरे हिसाब से थोड़ा आसान ही है। ये 3n-1 ग्रेटर देन 1400 होगा कि नहीं, 2 इधर बचेगा, 2 से इधर गुणा कर दिया, कोई दिक्कत है क्या। ये 3n ग्रेटर देन 1401 हो जाएगा, इधर एक इधर हटा रहे हैं, एक इधर भेज रहे हैं, कितना हो जाएगा 1401 हो जाएगा। अब हमको वो n की वैल्यू बताओ जो 14 से ज़्यादा हो, मिनिमम n की वैल्यू बताना जो 14 से 1 से ज़्यादा आता हो। हम जानते हैं कि 3 कितना होता है 81 होता है कि नहीं होता। 3 जो होता है वो होता है 243 होता है। 3 करेंगे भाई कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2187। 3 किए तो अपना आ गया 2187। जैसे हमने 7 किया तब तो हमारा ज़्यादा तो आया, लेकिन 6 पे अपना 729 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 1401, तो यानी 6 तो नहीं ले सकते, तो यानी हमको लेना पड़ेगा n की वैल्यू क्या, अपना n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू मिनिमम जो होगा वो कितना होगा 7 होगा। 7 पे वो जो क्या होगा, मिनिमम 7 पे ऐसे होगा जो 1401 से बड़ी वैल्यू देगा, तो यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इक्वल टू आएगा 7। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो क्या लिखा गया, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन है। अभी इस सीरीज को हमें लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल है हमको बनाना है, अगला लेक्चर हो सके तो उसी पे ऊपर हो। तो क्या लिखा भाई 1 + en/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे करके लिखा गया। चलो इसको बताने से पहले इसके बेसिक्स कुछ थ्योरी पार्ट को हम बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं। देखो उस पॉइंट को कैच कर पाते हैं कि नहीं, उस जरा उसको समझिएगा। e पावर x के एक्सपेंसर क्या आपको याद है, कुछ क्या होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल
इसी तरह एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं इनफाइनाइट टर्म्स तक जाते हैं कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। अच्छा जी, ये समझ में आ गया तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो। पुट करने कोई दिक्कत है तो कितना हो जाएगा, e की पावर 1 हो जाएगा। ये e की पावर 1 यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ और रख दो, 1/1 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1² फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 रखोगे तो यानी कुल मिलाकर 1 हटा दें, चलो लिख देता हूँ एक बार, 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब e की पावर 1 बराबर आया क्या, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। जरा क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा गया, बड़े उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल लिखा गया। तो इस क्वेश्चन में ये यहाँ से लिखा गया, यहाँ पोर्शन से आगे लिखा गया, तो इस e 1 को इधर भेज दें, e-1 कर दें। कितना लिखा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल लिखा गया कि नहीं लिखा गया? इतना बात समझ में आया? चलो इतना बात समझ में आया तो अब इसी जो पोर्शन लिखा है इसी में x इज इक्वल टू -1 रख दो। क्या रख दो, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 रखोगे कितना हो जाएगा, e की पावर -1 हो जाएगा। ये होगा कितना, 1 माइनस, माफ कीजिएगा x की जगह 1 रखना, -1, तो 1/1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। माइनस में होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि एक्स क्यों माइनस देता था। ये 1/3 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दिया। किसी कोई डाउट वगैरह तो नहीं है भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ हमको दिया क्या गया, देखो ये वाले पोर्शन कट रहे हैं, काट देते हैं। e की पावर -1 इज इक्वल टू कितना बचा, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो चलो आप गौर करते हैं क्या है भाई, 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। देखो 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल दिख रहा, -1/2 फैक्टोरियल दिख रहा। लेकिन यहाँ देखो गौर से देखो, यहाँ अपना 1/2 फैक्टोरियल, देखो 1/2 फैक्टोरियल लिखा ना, कि माइनस में कुछ ऐसा लिखा नहीं गया, -1/2 फैक्टोरियल लिखा गया। देखो यहाँ अपना क्वेश्चन में माइनस लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे देखो लिखा है 1/2 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसा करते हैं ना, इसको माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। एक पावर -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये प्लस 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब इधर आगे 1 भी है तो इधर 1 जोड़ दें, इधर 1 जोड़ दें, कोई दिक्कत है क्या? इधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, इधर लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ये माइनस ए डॉट डॉट ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अब एक हमको 2 पार्ट मिला, हम दोनों पार्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक पार्ट हमको ये मिला, ठीक है, और दूसरा पोर्शन ध्यान से देखिएगा, दूसरा पोर्शन इधर लिखे हैं, ये मिला, मिला कि नहीं मिला? अब इसी पोर्शन को हम इधर आगे क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिखा भाई, उसको दो के देखते हैं। ये पोर्शन, यही पोर्शन तो लिखा गया, यही पोर्शन अपना क्या है, e-1 है। उधर समझे ना, यही अपना पोर्शन e-1 है कि नहीं है? और यही पोर्शन जो इधर लिखा हूँ, यही पोर्शन क्या 1 माइनस e की पावर -1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करोगे भाई, e-1 हो जाएगा, इधर माइनस ई से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर 1 माइनस ई हो जाएगा, 1 माइनस ई, चलो एक बार लिख देता हूँ। फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस सी ई प्लस हो जाएगा, e की पावर -1 हो जाएगा, प्लस e की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? बिल्कुल। यहाँ तक कोई हार्डनेस है, कोई हार्ड वगैरह कुछ नहीं है भाई, एकदम आसान सा है। ये बात कितना समझ में आ गया होगा। 1 मिनट रुक जाओ यार, आज कुछ ज़्यादा ही लेट कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, e की पावर -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये e की पावर 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये देखो e प्लस e की पावर -1, ये कितना हो जाएगा, -2। यही तो आएगा, कुछ और आएगा? अब देखो इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। कैसे, e√e की स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत? अब इसको 1/√e का होल स्क्वायर कर दें, किसी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। -2 इंटू √e इंटू 1/√e कर दें, किसी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। क्या दिक्कत है? ये क्या √e माइनस 1/√e का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, बन गया ना? यही क्या लिखा, e की पावर 2 इन माइनस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर लिखा गया कि नहीं लिखा गया? देखो ऐसा कहीं लिखा गया, e की पावर 1/2 प्लस माइनस पे e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया? यही लिखा गया। ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब इसका शॉर्टकट क्या ढूंढोगे? शॉर्टकट यही है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। चले, मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे, अभी तो मेरे को नहीं लग रहा है इसके आगे कोई शॉर्टकट होगा। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम अभी जब हम वहाँ पे बताएंगे, जब लिमिट हम पढ़ाएंगे, न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम होता है, तो उसी के आधार पर ये लगेगा। तो हम थोड़ा उसके थ्योरी पार्ट को बता देते हैं, कैसे उसका थ्योरी पार्ट वर्क करता है। उसके बाद जब हम लिमिट पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, 2-4 क्वेश्चन और लगवाएंगे। यहाँ तो एक ही क्वेश्चन है, क्या है वो थ्योरम क्या कहता है, अगर इस फॉर्म में कहीं दिख जाए 1/n ऐसे समेसन f आर्क बाई n ऐसा कहीं दिख जाए, और यहाँ पे लिमिट लगा रहे
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे, ऐसा कुछ लिमिट लगा रहे, और यहाँ ए टू बी ऐसे कुछ है, कुछ भी समेसन लगा रहे या ना लगा रहे, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, हम यहाँ लगा दिए हैं। अगर नहीं लगा होता तब भी की कंडीशन में हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता, इस फॉर्म में कहीं लिखा होता तो क्या होता भाई, क्या होता, मैं बताने चल रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है भाई, सब्र तक रखो। तो ऐसा क्या होगा अगर इस फॉर्मेट का कहीं दिखे, सबसे पहली बात इस फॉर्मेट का कहीं दिखे तो जो आर बाई एन है, आर बाई एन को हम एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या क्या लिखें, आर बाई एन को हम किस में कन्वर्ट किए, एक्स में। वन बाई एक्स, वन बाई एन को, ए एक्स नहीं, वन बाई एन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डी एक्स में। जो समेसन लिखा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन में। ठीक है, और ये जो लोअर बाउंड है ए, जिसको कह रहे हैं लोअर बाउंड, ये लोअर लोअर लिमिट जो लिखा गया, लोअर लिमिट क्या होगा, ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर मिनिमम डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए ने डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई एन। कुल मिला के आर इज इक्वल टू ए टू बी जा रहा है, तो मतलब ये अगर जहाँ से रन कर रहा है, जैसे 1 to n गया, तो ये 1 डिवाइड बाई एन, उसका लिमिट लेंगे, जो वैल्यू आएगा, तो हमने मान लिया ओपन वैल्यू पहले मान रखा वो ए आया है। इसी तरह बी को अगर कहे अपर बाउंड, अपर बाउंड कह रहे हैं, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, डिवाइड बाई एन। यही रूल लग जाएगा, यही जो रूल लगने के बाद जो एक छोटा सा इंटीग्रेशन मिलेगा हमको, उसी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब इसी इंटीग्रेशन को अगर तुम सोचो, अगर इतना कुछ ऐसा जितना सब कुछ लिखे, इसी को अगर तुम तोड़ते मरोड़ते, अगर बाद में सब कुछ लिखते, तो इन समेशन को लगाए हो क्या, इंटीग्रेशन में ए और बी लिख दो सीधे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, लिख दिए। अब यहाँ ये कुछ एफ एक्स बनता और कुछ यहाँ डी एक्स बनेगा, इसी इंटीग्रेशन को हमको निकालना रहेगा। बताओ जी, निकाल लोगे? यही न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम कहता है। चलो फिर आओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आंखों से, ये दिख रहा है कि ये क्या उस कदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जरा गौर करो। अभी नहीं तुमको दिख रहा होगा, लुको हम दिखाते हैं, अपना काम ही दिखाना है, तो फिर क्यों परेशान हो भाई। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है, 1/n, एक प्लस एन लिखा गया, ये कितना 1/a, 1 पावर ए, 2 का पावर ए प्लस 3 का पावर ए प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक n पावर ए लिखा गया कि नहीं लिखा गया, यहाँ ए ग्रेटर देन -1। चलो गौर से देखना, हम थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या, इसको क्या कर दूं मैं कि 1/n इंटू एन का पावर ए, ये कितना हो जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू 1 to n, यही तो होगा, कुछ और होगा। ये आर का पावर ए लिखा गया कि नहीं लिखा गया, बताओ। आर इज इक्वल टू 1 लिख देगा, 1 पावर ए, 2 रख दोगे तो 2 का पावर ए, 3 रख दोगे 3 का पावर ए, ऐसे तरह यन तक जाओगे तो यहाँ रख दोगे यन का पावर ए, लिखा गया कि नहीं लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। इधर गौर से देखिए, यन के पावर ए लिखा गया, लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इसको मैं अंदर ढकेल देता हूँ, 1/n का पावर ए लिखा है, इसको अंदर ढकेल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट यन टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n समेसन आर इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या आर डिवाइड्स बाई एन कर दें, इधर इसको अंदर भेजे, आर डिवाइड्स बाई एन को पावर कर दें ए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना मिला कितना, अब इसी को हम आगे पेज पे सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिला क्या, आर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन आर इज इक्वल टू 1 to n आर बाई एन पावर ए, मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। अब इसी को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व होगा जरा देखिएगा, करने है ना भाई। क्या बोले थे, ये जो समेसन लगा है इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना, आर बाई एन को एक्स में चेंज करना, इसका पावर कितना हो जाएगा ए, 1/n को डी एक्स में चेंज करना। अब लिमिट का देखो, लिमिट क्या बोले थे, 1 लिखा गया, ए इज इक्वल टू क्या बोले थे, 1/n से डिवाइड करना, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट यन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n होगा, 1/n करोगे कितना आ जाएगा 0। बी कितना हो जाएगा, लिमिट यन टेंस टू इन्फिनिटी यन में एन से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 0 to 1, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स की पावर ए प्लस 1, ये एक्सपोरियन है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एक्सपोरियन प्लस 1/n+1 होता है कि नहीं होता, उसी तरह यहाँ a+1 यही होगा, इसका लिमिट क्या चढ़ेगा भाई, इसका लिमिट आएगा 0 to 1, यही तो होगा, कुछ और होगा। इसी को 1 को उठा के यहाँ रख दोगे, कितना हो जाएगा 1/a+1, देखो 1/a+1 इसका आंसर आया भी होगा, 1/a+1 है कहीं, देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उस पर गौर करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एपी में बात नहीं हो रहा, यहाँ मल्टीपल एपी है, बहुत सारे एपी दिए गए, एम एपी दिया गया, कह रहा है एम, यदि एम समांतर श्रेणियों, जितना जितना क्वेश्चन में पूछ बोले उसको समझते जाओ, कह रहा है एम समांतर श्रेणियाँ हैं, एम समांतर श्रेणियाँ हैं, एक श्रेणी नहीं, एम समांतर श्रेणियाँ, इस बात को गौर करिएगा, एम समांतर श्रेणियाँ हैं, और प्रत्येक का पद इकाई 1 है तथा सर्वांतर 1 2 3 और डॉट डॉट एम है।
इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिए, पहले समझिए फिर आके हम यहाँ पे लगा देंगे छोटा सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो इसके दोनों मेथड बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, ये जो बता रहे हैं इसको भी बताएंगे। पहले ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन को विजुलाइज करना जरूरी है। क्वेश्चन क्या रहा है पहले उसको देखिए। कह रहा है कि यहाँ MAP है, तो मान लेते हैं हम पहली AP की बात कर रहे हैं, ये पहला AP है। पहले AP का कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म हो सभी AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है इसके लिए, यानी पहले AP के लिए फर्स्ट टर्म ये है, लेकिन इसने कॉमन डिफरेंस को अलग अलग बोला। कहा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 है। इसी तरह हम दूसरे AP की बात की है, दूसरे AP की बात करने पर भी कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म A है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस इसने क्या बोल दिया भैया, 2 है। इसी तरह हम जब तीसरी AP की बात की है, तीसरी AP में कह रहा है कि अगर इसका फर्स्ट टर्म 1 है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, 3 होगा। सभी AP के लिए कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह आगे बढ़े, चौथी AP पे पहुंचे, चौथी AP पे कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन भैया कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, निसंकोच बढ़ता गया। जब M वाली AP पे पहुंचा, कौन सी AP पे, APM पहुंचा, mth AP पे पहुंचा, जो इसका M वाला AP है, तो उसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि इसका D कितना है, D है इसका M। ठीक है, एक बात ये हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो समझो। ये तो इतना हो गया कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया जो यहाँ तक दिया गया। उनकी यनवे पदों का योग क्या होगा। अब यम AP है, यम AP का पहले AP का यनवा पद, दूसरे AP का यनवा पद, तीसरे AP का यनवा पद, इसी तरह यम वाले AP जो होगा उसका यनवा पद, ये जो सारे AP के यनवा पद मिल रहा है इनका सम करना है। इन सभी का सम का ही योग हम लोगों से पूछा है, क्या होगा बताओ जी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सोचना था क्या करना। अब इस AP का T यनवा पद क्या होगा भाई, फर्स्ट AP का यनवा पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n-1 D कितना भाई, 1 है कि नहीं है। ये कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करके जल्दी बता सकते हो कितना होगा। चलो अभी नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो तो हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टी दूसरे AP का यनवा पद कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 D कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसी तरह T3 1 निकालोगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 D कितना आया भाई, 3, ये निकाल लिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह T4, वो चौथी n लिखना भाई, n चौथी AP का एनवा टर्म्स कितना होगा भाई, कितना होगा जरा बताओगे। फर्स्ट टर्म 1 है, n-1, ये कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह नीचे आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, या ये हो जाएगा T कौन सा, एमवा AP का एनवा टर्म्स बताओ भाई कितना होगा। फर्स्ट टर्म जिसका 1 ही रहेगा, m माइनस क्या, m माइनस कौन सा AP, एनवा टर्म कह रहा है ना, m माइनस नहीं होगा, n-1 इंटू एम, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस m है। बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन में अब हमको क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिए, सम बताना है किसका। ये जो हमको सारे मिल के आए हैं, ये वाले टर्म्स यानवे टर्म्स के मिले हैं, इन सभी यानवे टर्म्स का हमको सम बताना है। इसका मतलब हमको सम बताना किसका है, T1n प्लस T2n प्लस T3n प्लस डॉट 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 क्या, एमवे AP का एनवे टर्म, इन सभी का सम बताना है कि नहीं बताना है, बताओ जी। अब आ गया समझ में, तो अब सीधे चले क्वेश्चन के नीचे सॉल्व करें। यानी हम ना अपना अगर S होता, अगर वो जो T1 TN सब S माने अगर होता, तो पहला टर्म क्या आया था, 1 प्लस n-1 आया था कि नहीं आया था, पेज पलट के देख लीजिएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस n-1 इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते गए एमवे टर्म के लिए, एमवे AP के एनवे टर्म के लिए क्या आएगा भाई, 1 प्लस n-1 इंटू m होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो सबको कलेक्ट करो, ये 1 1 1 1 1 कलेक्ट करोगे कितने टाइम्स जाएगा भाई, यहाँ 1 से स्टार्ट किया m तक गया, तो इसका मतलब m टाइम्स चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक भाई, m टाइम्स तक। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह भाई n-1 सब में कॉमन दिख रहा है, n-1 हम उठा लिए, कितना मिला भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा, m टर्म्स तक जाएगा कि नहीं जाएगा, m टर्म्स तक जाएगा। यहाँ m लिख ही दे रहे हैं, क्या टर्म्स क्या है, m लिख दे रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 m टाइम्स जोड़ रहा है, तो m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m होगा, प्लस n-1। अब ये 1 सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स कितना हो जाएगा, प्लस इंटू m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता दो भाई। अब एक काम करते हैं, m/2 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, भाई, जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। चलो कॉमन करें, हम m/2 निकाल लिए, m/2 निकाले, यहाँ तो m था, m/2 निकाल दिए तो 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। m/2 यहाँ से निकाले हैं तो कितना हो जाएगा, n-1, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m+1। इसी को सिंप्लीफाई करना, तो चलो इधर कर देता हूँ।
m/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 2 प्लस गुणा करो भाई mn माइनस m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा m/2, ये कितना हो जाएगा भाई mn माइनस m प्लस n, एम वन वन कट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। कहीं दिख रहा है m/2 mn माइनस m प्लस n प्लस 1, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या भाई, नहीं, इसमें प्लस m है, इसमें माइनस m है। ये n/2 mn माइनस m प्लस n प्लस 1 है, m/2 mn प्लस m, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना। इसमें से थोड़ा भड़कीला हो रहा है, क्या कर दूं मैं, इसको प्लस बना लो भाई, ऑप्शन डिफरेंट हो जाएंगे और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ऑप्शन मिला कौन सा, ए वाला ऑप्शन मिल गया। अब इतना सब कुछ किया भाई, इतना एग्जाम में करोगे तब तो भाई अपना एग्जाम तो निकल गया। तो उसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को जरा सोचिएगा। इस सारे क्रम में हमने फर्स्ट एपी का nth टर्म निकाला, सेकंड एपी का nth टर्म निकाला, थर्ड एपी का nth टर्म निकाला, ऐसे ही तो निकाला। और कितनी एपी तक गया, एम एपी तक गया। तो हम क्या करूं, एम को भी छोटा कर दूं, एक दो एपी ले लेता हूं, और एन को जो nth टर्म को निकालना उसको छोटा करके पहला दूसरा टर्म तक बात कर लेते हैं भाई, हैं एक दो टर्म तक की बात कर लेते हैं, क्या मालूम अपना काम खिसक जाए। चलो देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं क्या एक दो टर्म तक अपना बात बन जाएगा। अगर वहां तक खिसक गया काम तो कोई बात ही नहीं। चलो देखते हैं इसका शॉर्टकट कैसे लगेगा, उसको देर शॉर्टकट। ठीक चले, तो जो हम क्या करने वाले उसको जरा गौर से करिएगा, इसी तरह पहले उसको सोचिए फिर हम बताएंगे। जो ये टर्म दिख रहे हैं, ये यन टर्म तक दिख रहा था ना, कि हमने पहले ये भी उठाया, इसके यन टर्म का बात करता था, यानी यन इधर से इधर चलता था ऐसे। तो हम क्या करते हैं, यन यन जहाँ यन टर्म्स तक लेते थे, यन की वैल्यू हम दो लिया भाई, हम दो टर्म की बात करेंगे। जैसे एक एपी मान लो 1 2 3 है, तो 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, यानी उसके दो ही टर्म की बात करेंगे हम। और एम ए पीज में बात करता था, एम ए पी तक जाते थे। अब हम उसमें पूरे एम ना जाके उसके 3 एपी ले लेते, केवल 3 एपी की बात करते हैं बस, ज़्यादा नहीं। 3 एपी के, दो की भी बात कर सकते थे, लेकिन दो जैसे दो ले लेंगे, दो ऑप्शन सेम कर रहा है तो दो मत लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। अब जैसे क्या है, मैंने फर्स्ट एपी अगर लिखना चाहूँ, फर्स्ट एपी लिखूँ, और मैं मान लेता हूँ जिसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में जाके ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने भी ये की हैं उसका प्रत्येक पद, प्रथम पद जो है 1 है, और डिफरेंस केवल 1 2 3 होते जा रहे हैं। यही तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है, बस यही कह रहा था, यही इतना तो काफी है हम लोग, अपन लोग को समझने के लिए क्वेश्चन को। चलो देखो, फर्स्ट एपी में अपना फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 1 है, यही तो है, कुछ और है। अब एपी पे जरा गौर करिएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1, अगर फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 2। अब यानी इज इक्वल टू हम 2 माने हैं, वहाँ nth टर्म का सम निकालेंगे तो यहाँ सेकंड टर्म का सब सम निकालेंगे, तो यहाँ दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म से पहले एपी का सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, ये पहले एपी का सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ भाई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई जल्दी बता दो। सेकंड टर्म अपना क्या आया, दो ही तो आया, कुछ और आ गया। फिर अब सेकंड एपी की बात करते हैं भाई, सेकंड एपी क्या होगा उसकी बात करते हैं। सेकंड एपी का भी पहला पद एक है, यानी ए इज इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस के साथ गद्दारी हुआ, क्या हम दो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो रहो भाई। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा 1, सेकंड टर्म क्या आएगा भाई, दो जोड़ोगे कितना आएगा 3, तो यहाँ सेकंड टर्म इसका कितना है भाई, सेकंड टर्म इसका आया 3 आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थर्ड एपी की बात करते हैं, हम 3 एपी लिए, ज़्यादा नहीं, 3 एपी के लिए, क्योंकि हमने माना है लेट n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3, हमने माना है। ठीक है, और तीसरी एपी की बात करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 3 है। तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म इसका कितना है भाई, सेकंड टर्म इसका भी आया 4, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब चलो आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब जैसे वहाँ nth टर्म का सम किया था, या किसका सम करें भाई, सेकंड टर्म का, तीनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, सम कितना आएगा भाई 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9। इसका मतलब जो ऑप्शन में लिखा गया है, अगर n इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 3 रखे हैं, और उसका वैल्यू जो ऑप्शन हमको 9 दे देगा वही अपना आंसर है कि नहीं है ना। तो चलो रख के देखते हैं कौन 9 देगा कौन नहीं देगा, चलो देखते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन ही उठा के पहले देखो, सही है तो वही उठा के देते। एम की वैल्यू हमने क्या लिया भाई, एम की वैल्यू हमने लिया गया है 3, तो कितना हो जाएगा 3/2, हम चेक कर रहे हैं देखो, और एन की वैल्यू है 2, तो कितना हो जाएगा 6 - 3 + 2 + 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये तीनों कट गए, और इसके साथ 2 3 6 3 त्रिक 9, देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो कहोगे कि भैया वो मिल गया, तो इसको चेक करके बताओ, तो इसको चेक कर लो भाई, m/2 3/2, यहाँ देखो कोई चीज़ कटने वाला है नहीं, यहाँ +3 होगा, -2 + 1 होगा, 3 1 4 4 6 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना 9, या 3/2 27/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 2
मतलब सॉरी n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3 मान के अगर आप लगा लेंगे तो अपना आंसर तब भी आ जाएगा। अभी मेरे को समझाना होगा तो यहाँ काफ़ी टर्म्स लिखे, तुम लिखोगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से, इसको भी जनरल और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताएंगे, दोनों से आप आसानी से लगा सकते हो। चलो पहले देखो, मैं इसको जनरल मेथड से बता देता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक आगे इसी पेज पे लगा दूंगा। पहले क्वेश्चन को तो पढ़ लो भाई, भागे जा रहे हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 4 समांतर श्रेणियों के पदों का योग S1 S2 S3 S4 है। 4 समांतर श्रेणियों के पदों का योग S1 S2 S3 S4 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। S1 क्या कह रहा, जो फर्स्ट AP दिया गया उसके जितने टर्म गए उनका सम दिया गया। S2 क्या है, सेकेंड AP जो है उसके जितने टर्म्स दिए गए उनका सम है। मान लो अगर सभी AP में n टर्म्स है, मान लो S1 किसको डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म के n टर्म्स का सम जो कह रहा, फर्स्ट AP के n टर्म का सम कह रहा है। S2 क्या कह रहा है, S2 बात कर रहा है सेकेंड AP के n टर्म्स के सम का बात कर रहा है। इसी तरह S3 थर्ड AP के n टर्म्स का बात कर रहा है। S4 किसके, फोर्थ AP के n टर्म्स की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब S1 क्या है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, फर्स्ट वाले AP का कॉमन डिफरेंस इसका D1 अगर मान लें तो D1 कितना दे रहा है भाई, D1 दे रहा है 1। अगर इसको D2 मान ले तो कह रहा है 3, इसको अगर D3 मान ले तो इसको कह दें 5, इसको D4 मान ले इसको कह रहा है 7 है कि नहीं है, बिल्कुल है। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी का प्रथम पद ध्यान से देखो, इस कह दिया प्रथम पद सभी का 2 है, तो सार्वंतर दिया गया, प्रथम पद दिया गया, तो S1 D1 निकाल लोगे कितना आएगा भाई। चलो नेक्स्ट पेज पे हम लगाएंगे। तो पहला जो पहला AP है उसके n टर्म का सम निकालना है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो n/2 फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2 × 2 प्लस n-1। D कितना दिया गया है, 1 दिया गया, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा n/2। ये तो होगा कुछ और होगा भाई, n/2 फर्स्ट टर्म 2, ये तो होगा कुछ और होगा, यही होगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 n-1, तो कितना हो जाएगा भाई n/2, कितना हो जाएगा n+3 होगा कि नहीं होगा, n+3 हो जाएगा। फिर S2 सेकेंड AP का n टर्म्स का सम जिसका कॉमन डिफरेंस कितना, D इज इक्वल टू 2 है, सम n/2, फर्स्ट टर्म उसका भी 2 है, 2AA प्लस n-1। D यहाँ पे कितना है, D2 नहीं है, D यहाँ पे है 3, 3 रख लेना भाई, 1 3 5 7 ऐसे करके है ना। ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस ये हो जाएगा 3n-3, ये कितना हो जाएगा भाई n/2, ये हो जाएगा 3n+1 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हो बता देना दोस्त, हम यही हैं। S3 कितना हो जाएगा, S3 अगर D इज इक्वल टू 3, इसका कॉमन डिफरेंस 3 के लिए कॉमन डिफरेंस है 5, तो कितना हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा 2A कितना भाई, A का वैल्यू रख दो ना, 2 है ना, 2 × 2 ये प्लस कितना हो जाएगा n-1, D कितना लिखा गया 5, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो n/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 + 5n-5, ये कितना हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा 5n-1। ठीक है, S4 कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू अगर तुम्हारा लिखा हो 7, तब कितना हो जाएगा n/2, ये 2 × 2 प्लस n-1, ये कितना हो जाएगा D कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा भाई n/2, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7n-7 हो जाएगा। अगर इसको रखोगे कितना हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा भाई 7n-3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, बिल्कुल यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यही हमको चेक करने के बोला है कि भाई जो ये लिखा गया है इसको चेक करके बताओ क्या, कि जो रिलेशंस हमको दिए गए हैं भाई, ऑप्शन चेक करो, S1 S2 देखो, पहले दो का सम, फिर लास्ट S3 S4 का सम क्या ये आपस में बराबर आएंगे, या ये दोनों का सम, इन दोनों का ऑप्शन सम आपस में बराबर आएंगे, यही हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए चलो हम चेक करते हैं किन परिस्थितियों में बराबर आएगा, उसको हम देखते हैं। तो गौर से देखो n/2 तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है बिल्कुल। देखो यहाँ 3 है और यहाँ देखो -3, अगर हम S1 + S4 करें तो क्या n/2 तो सब में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, कॉमन कर लिए तो कितना हो जाएगा भाई n+3 हो जाएगा, 7n-3 हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा भाई n × 4n हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा 4n² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसी तरह अगर S1 प्लस हम कर दें यहाँ कितना S2 + S3 कर देगा, कितना है भाई S2 + S3 करोगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो n/2 बाहर कर लें, कितना हो जाएगा भाई 3n + 5n, 1 1 कट जाएगा, यही तो बचेगा, कुछ और बनेगा। इस कंडीशन में भी देखो 4n² आएगा कि नहीं, 5 3 8 8 कट जाएगा, 4n² आएगा कि नहीं। अपना जो मैच किया, क्या मैच किया भाई, देखो ध्यान से देखो, अपना ये D ऑप्शन मैच कर रहा है, चल जा भाई,
ओहो, ये देखो ध्यान से देखो अपना डी ऑप्शन, यस 4 प्लस यस 1 इज इक्वल टू यस 2 प्लस यस 3, देखो मैच किया कि नहीं किया, यही अपना ऑप्शन करेक्ट है। ये तो हो गया इस जनरल मेथड से हमने लगाया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखो, शॉर्ट शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है जो इसे जल्दी से लगा दे। एक बात देखो, S1 डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट टर्म ए पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है और डी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट टर्म ए और एन तो डिपेंड सभी का सेम है, फर्स्ट टर्म सभी का ए इज इक्वल टू 2 है और दोनों दोनों कंडीशन में nth टर्म का ही निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड जो ए और एन है, ध्यान से देखो, एक एस एन होता क्या है, एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 और डी यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया। इसमें n चारों के लिए सेम है, 2a चारों के लिए सेम है, बचा क्या डी। यही डी जितना डिफर करेगा वही अपना, उसी के हिसाब से हम देख लेंगे कि अपना है कि नहीं है। देखो चलो इसको लिखते हैं, जो इसका ये सम जो आया, ये सम जो लिखा गया, ये सम किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, देख रहे हैं ये दोनों कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कॉमन डिफरेंस पे। किस पे कर रहा है भाई, कॉमन डिफरेंस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस पे कर रहा है तो फिर हम कॉमन डिफरेंस को ही चेक करें, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। तो अपने कॉमन डिफरेंस दिया क्या गया, 1 दिया गया, 3 दिया गया, 5 दिया गया और 7 दिया गया। अब बताओ भाई इनको कैसे अरेंज करें कि आपस में बराबर हो जाए। तो देखो 1 + 7 कर दो, 3 + 5 कर दो, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 1 किसके लिए था भाई, S1 के लिए, ये 7 किसके लिए था, S4 के लिए, और S3 किसके लिए था भाई, S2 के लिए, और 5 किसके लिए था, S3 के लिए। देखो यही लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इस तरीके से भी लगा सकते। केवल ध्यान से देखो डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, एन देखो तुम्हारा एन और ये दोनों एपी के लिए, जो चारों एपी के लिए सेम है, nth टर्म के लिए निकालना, तो चारों एपी के लिए ए जो है प्रथम टर्म जो है वो 2 लिखा गया है। तो फिर बचा क्या, बचा डी। डी किस पे डिपेंड करता है, डी के लिए हमने अलग अलग वैल्यू दे रखा, 1 3 5 7 आए, अंत तक आप कुछ के सॉल्व करोगे यही आना होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर हम सीधे लिख लिए, डी को कैसे अरेंज कर दिए, जी जैसे बराबर देगा उसी हिसाब से अपना काम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको गौर से कह रहे, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 51 है, प्रथम तथा तृतीय पदों का योग गुणनफल, प्रथम तथा तृतीय पदों का गुणनफल 273 है। ध्यान से देखो, 3 संख्याओं का योग कह रहा है, ये 3 संख्याओं का योग कह रहा है 51 है, प्रथम और तृतीय पद का कह रहा है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल 273 है, श्रेणी का सर्वांतर बताना है, यहाँ कुल मिलाकर डी बताना है। तो जब 3 पद माना जाता तो हम कैसे माने थे, a - d माने थे, उसके बाद a माने थे, a + d माने थे कि नहीं माने थे, बताओ जी कुछ याद है। तो इन तीनों का सम जो कह रहा है, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, a - d हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, प्लस a + d हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 51 आएगा कि नहीं आएगा। देखो डी डी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3a बराबर कितना आ जाएगा 51, a बराबर कितना हो जाएगा 17, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। इसको पहला मान लो, कोई दिक्कत, या इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम पद कितना भाई a - d है, तीसरा पद क्या है a + d है, इनका गुणनफल कह रहा है भाई 273 है, यही तो दिया, कुछ और दिया गया। तो कितना हो जाएगा भाई, a² - d² इज इक्वल टू दिया है 273, तो a की स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 की स्क्वायर, 17 से स्क्वायर कितना होता है 289, 289 - d की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 273। अब बताओ जी, अभी साल नहीं कर पाओगे, तो d की स्क्वायर इधर कर देते हैं, 289 में से 273 घटा देते हैं, तो d² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 16 हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +- 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ ये 4 दिया गया, तो 4 दोनों दिया होता तो दोनों सही होता, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है, यदि उनका समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है, तो समीकरण 2a + g² इक्वल टू 27 को संतुष्ट करते हैं। तो संख्याएं हैं, संख्या बताओ क्या होगा। चलो बताते हैं भाई। अगर दो नंबर्स हमको a और b दिया गया हो, a और b दो नंबर हमको दिया गया हो, तो इसका a कितना होगा, अरिथमेटिक मीन जिसको कहते हैं कितना होता है भाई, a + b / 2 होता है कि नहीं। और इसका g कितना होता है, जिसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं √ab होगा कि नहीं होगा। इसी को क्या लिखते हो भाई, g² इक्वल टू ab लिखते हो कि नहीं लिखते, लिखते हो भाई। और HM भी बता दो लगे हाथ, HM कितना होता है भाई, 2ab / a + b होता है कि नहीं होता, होता है। तो चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको और ये सब चीज़ों को हम समझते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से जस्ट पहले हमको एक बात बताओ, जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने एक रिजल्ट बताया था। रिजल्ट क्या बताया था दोस्त, हमने क्या बताया था कि AGH, ए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किस में होते हैं, एक जीपी में होते हैं कि नहीं होते। अगर ये जीपी में होते हैं तो इसका मतलब g² इक्वल टू a इंटू एच होता है कि नहीं होता, होता है, a इंटू एच होता है। अब a इंटू एच होता है तो दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 दिया गया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4a होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या दोस्त, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीज़ जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलना है।
क्वेश्चन में हमको बोला था खरात्मक माध्य अपना क्या है, 4 है, ठीक है। समांतर माध्य ए है और गुणोत्तर माध्य जी है, जो कि हमने निकाल के लेके आया है। समांतर माध्य हो गया, गुणोत्तर माध्य ये हो गया, ठीक है। लेकिन एक पार्ट हम लोग मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं भाई? 2a प्लस जी की स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये भी क्वेश्चन में हमको दिया गया, जरा इस पर भी गौर करिएगा। इसको 1 मान ले। अब जो इक्वेशन दिया गया है 2a प्लस जी की स्क्वायर इज इक्वल टू 27, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a आया है, तो 2a प्लस जी इज इक्वल टू 4a आया, तो रख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 27। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा भाई 6a इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 6। ये कितना हो जाएगा, कुल मिला काट पीट देंगे 4.5 आएगा कि नहीं आएगा, 4 6 24, 56 30, सही है ना, 6 24 56 30 सही है। तो ये कितना आ जाएगा 4.5, ए की वैल्यू आ गई 4.5। देखो इसको सब हाईलाइट करते चलो, एक तो ये आया, फिर ए की अपनी वैल्यू ए आ गई इतना 4.5। क्योंकि हम जानते हैं कि अपना ए जो होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा भाई 2a आएगा। 2a ए कितना है भाई 4.5 आया है, आया कि नहीं आया, 2 इंटू 4.5 यही तो आया। ये कितना आ जाएगा भाई 9 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 9 आ जाएगा। तो कितने की वैल्यू आया, ए प्लस बी की वैल्यू आया 9, ठीक है। चलो अब जी क्या हो, जी होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी लिखा है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी लिखा है, जो कि अभी थोड़ी देर से फ्रॉम 1 से 4a आया था। तो 4 इंटू ए कितना आया निकल के भाई, ए निकल के आया था 4.5। अब 4.5 निकल के आया है तो कितना हो जाएगा भाई 45 चौके 180 होता है, यानी 18 आएगा कि नहीं आएगा, 18 आएगा। तो इसका मतलब ध्यान से देखो कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिनके दोनों का सम करें, ए प्लस बी करें 9 आ जाए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करे कितना आ जाए 18 आ जाए। अब ऐसा ऑप्शन में देखो कौन दे रहा है, क्या 1 और 3 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 1 और 4 को जोड़ोगे 9 आएगा, नहीं 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 और 6 का गुणा करोगे कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, ये क्वेश्चन कैसे लगा, समझ में आया क्या? केवल एक पॉइंट जानने का था कि जो ए जी एच होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बनाता है। अगर किसी दो नंबर्स दिए गए हैं उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, फिर हार्मोनिक मीन निकाल लो। इन तीनों को निकालने के बाद अगर तुम देखोगे ये क्या बनाता है, एक ज्योमेट्रिक मीन बनाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलो आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अभी ये तुमको लग रहा होगा बड़ा भयंकर सा आ गया, कैसे लगेगा कैसे लगेगा, बहुत भयंकर सा जरूर है। इसको पहले जनरल मेथड से बताएंगे, फिर ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से जनरल मेथड से देखोगे, ट्रिक से थोड़ा जुड़ जाएगा। जैसे होता है नहीं फोड़ दोगे, जिसे कहते हैं फोड़ दोगे, तो इसको फोड़ दोगे उसी हिसाब से होगा। तो पहले चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि समेसन यानी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर का पावर यानी इक्वल टू कितना दिया गया भाई, एस दिया गया, ये एस दिया गया इतने पार्ट का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है हमको भाई इतने पार्ट का सम बताना है, इतने की वैल्यू बता दो पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, हम सारे की वैल्यू बता देंगे, बस पहले छोटे से बात को समझ लेते हैं, फिर हम वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। चलो समझते हैं पहले बात। एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर पावर एन इज इक्वल टू एस दिया गया है, जरा इसका मतलब समझाओगे क्या दिया गया भाई। इसका मतलब ये दिया गया है कि अगर हम 0 रख देंगे यानी आर पावर 0 प्लस आर का पावर 1 प्लस आर का पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे रखते जाओगे, इसी का वैल्यू तो एस दिया गया, कुछ और दिया गया, यही दिया गया। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दिया गया भाई, ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर की स्क्वायर, इसी तरह बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 1/1 माइनस आर, होगा कि नहीं होगा, होगा। इस हिसाब से समझ में आया कि नहीं आया, एस की वैल्यू कैसे आई समझ में आई। चलो फिर भाई समझ में आ गया एस की वैल्यू। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना आता है ना भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना तो आता ही है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालोगे तो a/1 माइनस आर होता है, तो ए की वैल्यू वहाँ फर्स्ट टर्म दिया गया 1, आर की वैल्यू दिया गया आर, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालने ज़्यादा बेहतर है। तो कितना हो जाएगा एस माइनस एस आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस माइनस 1 हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस 1 डिवाइड बाई एस, होगा कि नहीं होगा। बताओ जी यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे के पोर्शन को समझते हैं, आगे क्या कहता है उसको ध्यान से देखो। अब हमको आर की वैल्यू निकल के आ गया, अब इसको मार्क कर दो क्योंकि बाद में हमको आर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हमारा कॉमन रेशियो आर आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू पूछा गया, इसकी इसकी वैल्यू पूछा गया, तो जरा निकालो भाई उसकी वैल्यू कितना हो। उसमें हम 0 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, एस डैश उसको मान लेते हैं। एस डैश जो लिखा गया है समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वे लिखा गया है, और किसकी वैल्यू लिखा, आर का पावर 2n लिखा गया, लिखा गया कि नहीं। अब 0 रखते जाओ,
ये कितना हो जाएगा, आर पावर 0 हो जाएगा, आर की स्क्वायर हो जाएगा, जैसे रखो जाओ, 0 रखे 0 हो गया, 1 रखे तो स्क्वायर हो गया, 2 रखे तो 4 हो गया, इसी तरह रखते गए नहीं मिलता जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर की स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, इसी तरह डॉट डॉट होता जाएगा कि नहीं। तो एस डैश कितना हो जाएगा भाई, 1/1 माइनस आर स्क्वायर होगा कि नहीं। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 कामा रेशियो आर स्क्वायर 1/1 माइनस आर स्क्वायर आया कि नहीं है। अब यहीं देख लो, आर की वैल्यू हमने निकाल के लाया था कितना, एस माइनस 1/s, तो कितना हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू एस माइनस 1/s कि एक पूरे का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर ये देखो इसको एस स्क्वायर इधर गुणा करो, इसे ऊपर भेज दोगे, कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, एस माइनस 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s होगा, तो एस स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, 2s माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो सीधे लिख दें एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2s माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया क्या। 2s माइनस 1 कहीं लिखा है, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1, देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन है कि नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये तो हो गया अपना जनरल मेथड से। अब इसके ट्रिक्स को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके ट्रिक्स को देखो, आर पावर एन लिखा गया, संतुल सब कुछ लिखा गया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमको दिया गया, मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए तो हम आर इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं, 1/3 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हम अपनी तरफ से क्या मान लिए, आर इज इक्वल टू 1/2 मान लिए। चलो देखो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट, आर की वैल्यू धर लेते हैं, आर की वैल्यू हम धर लेते हैं 1/2, अपनी तरफ से धर लिया भाई, मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तो आर वैल्यू हमने 1/2 रख लिया। तो अब भाई फर्स्ट सीरीज क्या था, अपना फर्स्ट सीक्वेंस क्या था, अपना फर्स्ट सीक्वेंस था एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर का पावर एन था, इसी को हमने एस माना था। तो बाद में जब यस हम निकाले थे कितना आया था, अपना सम निकाल के आए थे, कितना आया था, 1 - 1/2 आया था कि नहीं निकाले थे। अब देखो हम आर धर लिए तो आर धर लिए तो कितना आएगा भाई, आर इज इक्वल टू रख लिए तो कितना आएगा, 1/2 का पावर 0, फिर 1/2 का पावर 1 हो जाएगा, 1/2 का पावर ये सब कुछ ऐसे कुछ आएगा नहीं आएगा। जब ऐसे आएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना रखेगा, 1/1/2 कितना हो जाएगा, 1 ये कितना हो जाएगा 2, ये सीधे 2 लिख दे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 रख दिया। यहाँ तक ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एस डैश निकालते हैं भाई। एस डैश में ये बात हमको पता है कि उसका कामा रेशियो आर स्क्वायर आया था, आर स्क्वायर आने का मतलब क्या है भाई, 1/2 का स्क्वायर आया था, कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। एस डैश ऐसे आ गया। अब ऑप्शन चेक करेंगे, बाई ऑप्शन हम देखते हैं भाई, बाई ऑप्शन हम क्या क्या रखेंगे, किसकी किसकी वैल्यू रखा है, एस की वैल्यू आया है 2, यस की वैल्यू आया 2, यस डैश की वैल्यू आया 4/3, यानी हम इस जो यस की वैल्यू रखे हैं इसमें 2 रखेंगे, किस वैल्यू के लिए अपना 4/3 आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 रखोगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस 1 3, फिर यही वैल्यू मिला कि नहीं मिला, इस हिसाब से भी लगा सकते हो भाई, है ना जी। जिस तरीके से तुम जाना चाहो उस तरीके से जा सकते हो, ये तरीका भी आसान है, ये तरीका भी आसान है भाई। सेकंड ऑप्शन अपना क्या था, अपना सेकंड ऑप्शन था एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1, यहाँ एस की वैल्यू जो 2 आया, 2 उठा के आप पुट कर दो, तो 2 रखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 4/3 आया कि नहीं आया। देखो यही अपना बी ऑप्शन ही तो करेक्ट मारे, देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ और कोई मैच तो नहीं कर रहा, यहाँ देखो मैच कर रहा ऑप्शन क्या भाई, 2s, देखो एस की वैल्यू 2 आया ना, यहाँ एस की वैल्यू 2 आया, तो यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू रखोगे यहाँ 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 3 4/3, थर्ड भी ऑप्शन भी दे रहा भाई, ऑप्शन थर्ड भी दे रहा है, तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो इसको 3 मान लो, इसको 3 मानोगे कितना हो जाएगा भाई, 3 मानोगे 3 माइनस ये 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 3/2, ये हो जाएगा 3 ऊपर चला गया, 3/2 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर होने का मतलब क्या है भाई, थोड़ा बदलना पड़ेगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा फिर तो अपना ट्रिक काम नहीं करेगा ना, तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मैच कर जाएगा, दूसरी वैल्यू ले लेंगे, 3 ले लिया, 3 3 9 ऊपर चला गया, 9 ऊपर गया, फिर कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9 9/8 आ गया। अब यस की वैल्यू 3/2 रखेंगे, 9/8 आना चाहिए, यहाँ रख के चेक करो भाई, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9/4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा -1, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा। ये 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया, 4 बाई, देखो ये 9/4 है, ये 9/4 है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, कितना आ गया भाई, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 3, अबे काट दो भाई यार, क्या कर रहे हो हम लोग, काट देते हैं ना भाई, ये काट दिया, लो काट दिया, कितना बचा, 2 बचा कि नहीं बचा, 9/4 डिवाइड बाई 2 बचा, कितना हो जाएगा 9/4 डिवाइड बाई 2/1, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/8 होगा कि नहीं होगा। देखो मैच किया नहीं किया, इस बार कोई नहीं मैच करने वाला, चाहिए देख लेना, चलो चेक करके देख लेते हैं।
इसमें रखोगे कितना आया, एस की वैल्यू अपना कितना है भाई, एस का वैल्यू अपना आया है 3/2। तो 3/2 यहाँ पे रख के देख लो, 2 × 3/2 ये हो गया। यहाँ नीचे रखो कितना हो जाएगा, 9/4 - 1 हो जाएगा। तो ये 2 कट गया, 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12/5। देखो मैच किया क्या, नहीं किया, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या मान लेना, R मान लेना 1/3। ठीक है, R 1/3 मान के लगाया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज था, हमने चेंज कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है कि एक यक्स है, जीपी का प्रथम पद है। एक्स जो है एक जीपी का प्रथम पद है, इसके अनंत पदों का योग 1/3 है। तो यक्स की अंतराल में स्थिति यही बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क करना, ये आ सकता है इस बार किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया था, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई जीपी दिया गया है, उस जीपी का फर्स्ट टर्म कह रहा है अपन को। फर्स्ट टर्म कह रहा है ये कितना है भाई, फर्स्ट टर्म कह रहा है ये कितना है, ए है। यही है, कुछ और है, यही है। अगर फर्स्ट टर्म ये है और कह रहा है क्वेश्चन में एस इन्फिनिटी कह रहा है 1/3 है। अगर कोई जीपी हो जिसका फर्स्ट टर्म ये हो और इसके कॉमन रेशियो की बात कर रहा है, कॉमन रेशियो हम आर मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक एस इन्फिनिटी का सम कितना होता है भाई, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो आर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। तो 3x हो जाएगा 1 माइनस आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 3x होगा तो नहीं होगा। ये टर्म्स हमको मिला, आर इज इक्वल टू कितना, 1 - 3x आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब ये आ गया दोस्त, इसकी आगे की बात हमको करते हैं। अगर r इज इक्वल टू 1 - 3x आया और हम जानते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालते हैं, तो उसका एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये होता है अनंत, अनंत पदों, यहाँ देखो अनंत पद लिखा है नहीं, अनंत पदों। अगर इसका सम निकालोगे, इसका सम निकाल लो, तो एक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और कंडीशन क्या भाई, वो कंडीशन ये है, ओहो क्या हो रहा है आज, वो कंडीशन ये है कि अपना मॉड आर जो होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू। तो अनंत पदों का सम ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि मॉड आर लेस देन जीरो नहीं, लेस देन 1 होना चाहिए। अब मॉड लेस देन 1 होने का मतलब क्या है दोस्त, चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ इसको। अगर मॉड आर जो है लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो भी निकाल के लाए मॉड 1 - 3x, आर की वैल्यू ये तो निकाल के लाए थे, 1 - 3x से लेस देन 1 होगा। अगर ये होगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, इसको बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 1 - 1 हो जाएगा। 1 - 3x से लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो -1 से दोनों तरफ बुरा, -1 माइनस बुरा नहीं, दोनों तरफ इसको 1 यहाँ से हटाना, तो -1 से इधर कर दिए, फिर ये -3x इधर कितना हो जाएगा 0, फिर -1 इधर भी जोड़ोगे 0 हो जाएगा। चलो फिर क्या करना भाई, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3x से 0 हो जाएगा, फिर -3 यहाँ से हटाना, करोगे भाई -2 भाई -3 करोगे, फिर इन इक्वेशन की साइन बदल जाएगा, कितना हो जाएगा x, इधर भी हो जाएगा 0, दोनों तरफ साइन बदल गए, ये कट जाएगा भाई। तो x की वैल्यू कितना है, 0 और 2 कटते 3 के बीच में आया, तो ये ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया गया क्या भाई, एक्स की वैल्यू 0 और 2/3 के बीच में है। देखो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बस यार ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे केवल यही पूछना चाह रहा होगा कि भाई अनंत पदों के जो कंडीशन होता है तुमको पता है कि नहीं पता, बस उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा, और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1/23 321 11/7 ये टेलीस्कोपिंग सीरीज के ऊपर है। चलो इसको बताता हूँ। अगर कहीं भी इसको, चलो पहले थ्योरी पार्ट को बताता हूँ। अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे हों, जो डिनोमिनेटर हैं अगर उनमें 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे हों, और वो जो प्रोडक्ट लिखा गया उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे क्या है कि ये लिखा गया है n+k, ऐसे लिखा गया, 2 प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए, ऐसे कुछ लिखे गए। अगर इनके, अब ये लिखा है जनरल टर्म लिखा है, तो क्या हो सकता है, एन की वैल्यू बदलते जाओ, बाकी चीज़ बदलता जाएगा कि नहीं बदलता जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/n - 1/n+1/n+k के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया, 1/21 लिखा गया, 1/77 लिखा गया, 1/165 लिखा गया। आप कहोगे भैया ऐसे लिखा तो गया है, लेकिन हमको अभी कुछ और बता के आ रहे हो कि n+k की टाइप पे होना चाहिए। मैंने बता के आया, तुम थोड़ा गौर करो भाई, हमने जो बता के आया गलत नहीं बताया। इसको हम भाई सारा काम ऊपर ऊपर दे देगा, तुम क्या करोगे ना भाई, ये क्या हो जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/7 × 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/11 इंटू ये कितना हो जाएगा, 11×5 = 55, यानी 11×15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बस हो गया काम। यही बात अभी थोड़ी देर पहले बता के आया कि 1/n × n+k अगर कहीं लिखा गया है तो इसको क्या लिखते हैं, 1/k, और क्या 1/n - 1/n+k होता है कि नहीं होता, होता है। अब वही यहाँ हमने क्या बताया कि इसके जो डिनोमिनेटर में लिखे गए उनके कॉमन उसका डिफरेंस जो बराबर होना चाहिए। 7 में से 3 गया 4, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4,
15 में से 11 गया 4, देखो सभी का डिफरेंस बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ एक बार फिर से सुन लो। अगर जब डिनोमिनेटर में दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे हो और उनके बीच का डिफरेंस जो कांस्टेंट हो, तो हम उसको किस तरीके के लिख सकते हैं, देखो बीच में हमने लिख के दिखाया है। एक बार इसको कहो, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि दिमाग में बना रहे कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चले आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। यहाँ देखो फिर हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि इसके nth टर्म में देखो क्या मिलना है। ये देखो एक कैसे चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 11 चल रहा है, इसी तरह तरह जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ nth टर्म लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, वो वाला टर्म आएगा जो 3 से स्टार्ट होते, इसका 3 से स्टार्ट है प्लस n-1 डी। डी ये यहाँ 10वां पद कह रहा, सीधे 10 पद का निकाल लूँ क्या, देखो 10वां पद कह रहा ना, तो n की पद के निकाल के क्या करोगे भाई, 10 पद का निकालो, सारे डायरेक्ट निकालो, टाइम वेस्ट मत करो, 10 पद का निकालो। 10 पद का निकालोगे, 10-1 डी कितना लिखा है भाई, डी लिखा हुआ है, इसका कितना है 7, 3 से 7 गया यानी 4, यही तो होगा, कौन होगा, कितना हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, और 36, ये 36 होगा ना, 9 चौक 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39, ये 39 होगा। और ये भाई आप सबका पता है कि सबका डिफरेंस, बीच का डिफरेंस और बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है, तो कितने डिफरेंस है, 4 है, 4 39, 4 कितना हो जाएगा 43। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बात समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया। कितना लिखा 1/39 इंटू 43। अब भाई अब इसको क्या करना है, किसके डिफरेंस, कैसे डिफरेंस लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो भाई, इस रूप में लिख सकते हो, तो हमको पता है कि 1/k सब में मिलेगा, तो 1/k को हम बाहर कर ले रहे हैं। क्या के क्या है भाई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 1/4, हम 1/4 बाहर कर लिए, तो इसको कैसे लिखोगे 1/3 माइनस 1/7। इसी तरह इसको कैसे लिखोगे 1/7 माइनस 1/11। इसको क्या लिखोगे 1/11 माइनस 1/15। इसी तरह बढ़ते जाओगे, इसको क्या लिखोगे 1/39 माइनस 1/43, यही तो लिखोगे, कुछ और लिखोगे। अब देखो पहले वाले का सेकंड टर्म दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म के साथ कर दिया, दूसरे वाले का सेकंड तीसरे वाले के फर्स्ट टर्म के साथ, ऐसे कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा। ये जो लास्ट वाले के पहले, लास्ट का जो पहले वाला टर्म रहेगा, उसका सेकंड लास्ट वाले के फर्स्ट टर्म को काट देगा कि नहीं काट देगा, यानी 1/39 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या भैया 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/43 बचेगा कि नहीं बचेगा, बता दो भाई। इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा कितना 43 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 43, फिर 43 इंटू 3 करोगे, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 129 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 104 से काट दोगे 10 हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 129 आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ गया भाई 10 डिवाइड बाई 29, ये आया कि नहीं आया, बताओ जी, यही हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी को ट्रिक देख लो, अगर ट्रिक में ऐसा कहीं क्वेश्चन, अब ध्यान देना, जो हमने किया उसी को ट्रिक में बना देते हैं। जो हमने किया अब इसमें जनरलाइज फॉर्म में लिखा, सब कुछ लिख के लेके आए, इसका मतलब है कहीं ऐसा लिखा गया 1/n+k फॉर्मेट में कहीं लिखा गया है, अगर उनके बीच में प्रोडक्ट में लिखा गया, उनके बीच के डिफरेंस जो है समान आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1 डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है सभी जगह समान है, तो डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वाला लिखे थे, लास्ट टर्म को लास्ट वाला, ऐसे तो करे थे कि नहीं करे थे। इसका मतलब अगर 1/n है तो क्या लिखोगे 1/k डिवाइड बाई कितना लिखोगे 1/n फर्स्ट टर्म माइनस 1/n+k, यही तो लिखोगे, कुछ और लिखोगे। अब बताओ जी, बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आ जाओ दोस्त, थोड़ी देर और हमारे साथ मेहनत कर लो, आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहा है भाई, एक एपी दिया गया है जो कह रहा है 72 से स्टार्ट है, जिसका फर्स्ट टर्म ए दिया गया है 72, इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे तो आएगा -2, और इसका एल दिया गया है 40। हमसे सम पूछा गया लेकिन एन नहीं पता, इसलिए सम नहीं निकाल सकते। एन हम पता कर लेते हैं कैसे, यहाँ से अगर एल इज इक्वल टू 40 दिया गया है, तो ए प्लस n-1 डी जो होता है वो एल होता है। तो एक वैल्यू दिया गया 72 दिया गया भाई, n-1 निकालना है हमको, डी कितना दिया गया -2, बराबर कितना हो जाएगा एल, एल बराबर दिया है 40, लो जी निकाल ले जाओगे। अब यहाँ से आएगा अपनी एन की वैल्यू, फिर एस निकालोगे, यस 17 की वैल्यू निकालोगे, जो ए निकालोगे तो एन बराबर आ जाएगा 17, या को लगा देता हूँ मैं भाई, लो लगा देता हूँ, तब निकाल के दिखा भी देता हूँ। कितना हो जाएगा भाई, 2 से काट देते हैं उसको, 2 से काटो, 2 से काटो कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटोगे 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, -1 बनेगा, -n+1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। एन को इधर उठा लो, 37/20 गया 17 आएगा कि नहीं आएगा, एन बराबर 17 आएगा, लो जी हम लगा के भी दे दिए, ठीक है। एन बराबर 17 आ गया, तो यहाँ 17 का मान हो कितना होगा 17/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 72 + 40, लो जी ये भी लगा दिए।
17/2 कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 72 40 कितना होगा, 2 7 4 11 112। तो 17 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 2 2 पंचे 10, 2 छम 12, 17 छक्का 102, 10 17 पचे 85, 10 95, 952 होना चाहिए कहीं। ऑप्शन बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हमें नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन ये है कि भाग यार लगा दिया। अब मिलेगा तो स्किप कर देंगे भाई, स्किप कर दो इसको। समांतर माध्य निकालना भाई, इसको क्या करोगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दो। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये लो अपना आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 5 8 11 देखो, 5 8 11 देखो, किसमें है 3, ए भी 3 है, तो एक ए पी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ए पी बना रहा है। इनका योग बताना भाई, इसको तो लगा ले जाओगे, इसको मैं नहीं बता रहा। ये मुझे आशा है कि इसको लगा ले जाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा क्वेश्चन, इसको लगा ले जाओगे। कह रहा है ए बी सी जी पी में है। ए बी सी किस में भाई, ए बी सी जी पी में है। प्रॉपर्टी ध्यान दो थोड़ा, प्रॉपर्टी में हम इसको पढ़ाया था। अगर ए बी सी जी पी में, फिर लॉग ले लोगे तो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी क्या होता है भाई, ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। किस में हो जाएगा भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। प्रॉपर्टी के साथ लिखा है तो इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि अगर ए बी सी जी पी में है, ए बी सी अगर जी पी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा। दोनों तरफ लॉग लेगा तो 2 log बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग सी होगा कि नहीं होगा। होगा। अब क्या लिखा गया है, यही तो लिखा गया, लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्या है, ए पी में है कि नहीं है। यही कहना चाह रहा था, यही हमने प्रूव भी कर दिए। बताओ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में केवल इतना समझना है कि कहीं देखे थे कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स लिखा गया, तो बी इज इक्वल टू ए का पावर एक्स, माफ कीजिएगा, ए इज इक्वल टू, सही तो लिख रहे हैं भाई। तो बी की वैल्यू निकालना होता था तो क्या करते थे, एक पावर एक्स हो जाता था कि नहीं, बेस का पावर एक्स हो जाता था कि नहीं हो जाता। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे लिखो, 81 की वैल्यू निकालना है। तो अब लॉग √381 इज इक्वल टू एक्स लिखा गया है, इसका मतलब √3 का पावर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 का पावर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 है ऑप्शन में, नहीं भाई देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बस इसमें प्रॉपर्टी यूज किया गया है, ये सब तो लगा ही सकते हो। कह रहा जीपी दिया गया है, इसमें कितने पदों की आवश्यकता होगी ताकि योग इतना क्या हो जाए भाई। अब जीपी दिया गया जिसका फर्स्ट टर्म 3 दिया गया, कॉमा रेशियो कितना दिया गया भाई, 1/2, आर इज इक्वल टू 1/2 दिया गया। इसको इसमें से डिवाइड लगाओगे, इसको इसमें डिवाइड लगाओ, आर इज इक्वल टू 1/2 आएगा। यही कह रहा है कि एस एन कितना आ जाए भाई, 3069 बटे कितना, 512। यही तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है, यही कह रहा था एस एन। इस हिसाब से एस एन क्या निकालोगे भाई, आर 1/1 से छोटा क्या होगा, ए 1 माइनस 1/2 का पावर एन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। ये कितना हो जाएगा भाई, 3069 बटे 512 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले जाओगे, एन की वैल्यू निकाल लोगे ना भाई। इसको देखो, इसको काट दोगे तो कट जाएगा, कट भी रहा तो 10223 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 1/2। तो कितना भाई, 1/2 से इधर गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का पावर एन इधर गुणा कर दोगे तो 1023 बटे 1024 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लो जी, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इधर उधर कर दो भाई। 1/2 का पावर एन इधर कितना भेजोगे तो 1 माइनस 1023 डिवाइड बाई 1024 आएगा कि नहीं। इसको इधर करो, घटा दोगे कितना आ जाएगा, 1/2 का पावर एन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1/1024। इसी ये कुछ नहीं होता, 1/2 का पावर 10 होता है। यानी जो टू कितना आ गया, यानी जो 2 आ गया 10। ठीक है, यहाँ 10 लिखा गया, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चले अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, गौर करते हैं क्या दिया गया भाई। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.5 फिर 0.55 फिर कह रहा है 0.555, इसकी सीमा पूछा है। अच्छा जी, ये क्या कुछ और नहीं लिखा गया, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम इतनी की सीमा क्या है, लिमिट क्या है भाई। देखो लिमिट का मेरे को मतलब क्या है ना, ये मेरे को जो समझ में आ रहा है, इसमें ना तो सम लिखा गया है ना तो कुछ नहीं लिखा गया, केवल हर एक अगला टर्म 0.5 लिखा है। 0.5 से अगला टर्म 0.55 हो गया, अगला टर्म 0.555 हो गया, फिर अगला टर्म आता है एक 5 और जुड़ जाता, अगला टर्म आता है एक बार और 5 जुड़ जाता। तो इसका मतलब कुछ नहीं कि क्या ये 0.5 का ये बार लगा है कि नहीं लगा, यही तो लगा है। इसी को हम पकड़ते हैं, एल इज इक्वल टू 0.5 का बार जो लगा इसी को पकड़े। किसका मतलब क्या हुआ, ये 0.5555 ऐसे गया कि नहीं गया, है ना। अब nth टर्म की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसी की लिमिट उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे, है ना जी। तो nth टर्म अगर सोचेंगे तो कितना एम बार ऐसे 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 लिखता चला जाएगा कि नहीं लिखता चला जाएगा। अब ये जो लिखे हैं भाई, अभी यल को हम लिखे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5, फिर क्या लिख सकते हैं भाई, एक के बाद 0 एक 0 लिख दे, उसके बाद 5 लिख सकते हैं,
फिर क्या लिख सकते हैं भाई, इस टर्म को लिख रहे हैं, फिर 0.005 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे भाई, 0.00 जीरो लगाने के बाद 5। इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे कि नहीं, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, ये 5/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/10 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/10 का पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। ए की वैल्यू कितना है, 5/10, आर की वैल्यू आया 1/10, यही तो आया, कुछ हो रहा है, यही आया। फर्स्ट टर्म देखो, ये 5/10 आया, आर का मान 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसी का एस इन्फिनिटी निकालना हो तो कितना निकालोगे, A/1 - R होता है, तो फर्स्ट टर्म कितना है भाई, 5/10 माइनस 1/1 माइनस कितना 1/10, तो कितना हो जाएगा, 10 × 9 यानी 5/9 आएगा कि नहीं आएगा, 5/9 आएगा। वैसे भी हम तुमको जब थ्योरी पार्ट बता रहे थे वहाँ जाके ध्यान से देखना कि अगर कहीं 0.5 बार लिखा होता तो इसे सी से 5/9 लिख सकते हैं। इसी तरह 0.3 बार लिखा होता तो क्या लिख सकते, 3/9 लिख सकते थे, ठीक है, इस तरह लिख सकते थे। वहाँ पे जाके थ्योरी पार्ट देख लेना, वहाँ इस सभी कंडीशन को हम बताएं, 3, 5, 6, 9 का अगर यहाँ 6, 9 बार लिखा तो इसको कैसे लगाया जाएगा, हम सारे कंडीशन को डिटेल में अध्ययन किए हैं। एक बार थ्योरी पार्ट एक ही वीडियो बनाया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, उसको देख लीजिए, वो सफिशियंट, उससे ज़्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसी भी एग्जाम में नहीं आना, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल इतना रखें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 2 से 198 तक 10 के सभी गुणजों का औसत याद कीजिए। 2 से 198 तक 10 के मल्टीपल की बात कर रहा भाई, तो 2 के बाद पहला 10 का मल्टीपल क्या आएगा, 10 आएगा। ध्यान से देखिए, जो जो आएगा लिखते जाते हैं। एक और 198 तक गया ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगाते हैं। तो पहला क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा भाई, 20 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, इसी तरह आगे मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। 180 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा भाई, 190 मिलेगा। क्या 2 से ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमको बात 198 तक ही का है, इसीलिए 190 पे हम ठहर जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे भी आ ही जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, औसत की बात कर रहा है। हम बताए थे कि अगर ये जो टर्म्स लिखे गए अगर एपी में बताएं, अगर ये एपी में है, इनका जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, एवरेज जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर दो, इसका एवरेज निकल जाता है। तो फर्स्ट टर्म कितना 10, लास्ट टर्म कितना 190, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, यही अपना आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये लगा ले जाओगे भाई, 3 टर्म्स दिए गए हैं समांतर श्रेणी में, तो क्या करोगे, सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करोगे, कितना हो जाएगा, 2 x - 1, ये बराबर किसके होगा, log 2 प्लस किसके बराबर, log 2 x + 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 x - 1 का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा 2 x + 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे, कितना हो जाएगा, 2 x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 x + 3। लो जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, ये 2 x है तो 2 x इज इक्वल टू वाई मान लो, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y + 3। लो इसी को सिंप्लीफाई करना, फैक्टर वगैरह कर देना भाई, अब बता ही रहा हूँ, मैं ही कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, y² + 1 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y + 3। कितना हो जाएगा भाई, इसको 2y को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, y² - 4y कितना हो जाएगा, -2 = 0। यही तो होगा, कुछ और होगा भाई, ये 6 होगा, ये 6 होगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, तो क्या है, कितना हो जाएगा, y² - 4y - 5 = 0 आ गया। बस अब इसका फैक्टर कर ले जाओगे भाई, कर ले जाना यार, चलो कर देता हूँ भाई, क्या करूँगा, मेरी मजबूरी है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, y² माइनस से कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5y + y - 5 = 0। यहाँ से देखो दो वैल्यू निकल के आएगा, इधर लगा देता हूँ, एक आएगा y - 5, एक आएगा y + 1, t = 0। ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू कभी 0 नहीं होता। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 5, यानी 2 का पावर x इज इक्वल टू कितना है, 5। अगर एंटी लॉग ले लोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 2 5 आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, एम के किस मान के लिए ये वैल्यू ए और बी समांतर माध्य में होंगे। हम इसको बताए थे, कैसे बताए थे भाई, हमने बताया था कि एम की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ और समांतर माध्य क्या होता है भाई, a + b डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाए। इस वैल्यू में से एम और बी की वैल्यू उठा के देखो। अगर हम देखो क्या करना है, अगर हम जनरल मेथड से जाए तो कैसे लगाओगे, a का पावर m + 1 प्लस b का पावर m + 1 डिवाइड बाई a पावर m प्लस b का पावर m किसके बराबर हो जाना चाहिए था भाई, a + b डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाना चाहिए था। अब a + b डिवाइड बाई 2 जो लिखा है, इसको थोड़ा हम देखो और बढ़िया से लिखना चाहे तो क्या उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, a + b डिवाइड बाई 1/0 प्लस b/0 लिख देते हैं। अब देखो ऐसे तो a और b का पावर समथिंग, a b का पावर समथिंग कुछ लिखा गया कि नहीं लिखा गया, कंपेयर करो, चाहे जैसे करो, गुणा करके इधर उधर करके कंपेयर करो, चाहे जैसे करो। कुल मिला के ऐसा ना करना चाहो तो ऐसा ना करो, ये थोड़ा मुझे भी गलत तरीका लगता है, ऐसा ना करना चाहो, ये तो होता है आंसर में सीधे आंसर ला के रखना हो गया। तो ऑप्शन उठाओ,
जीरो, इसमें आपसे कोई भी ऑप्शन उठाओ, ऐसा ऑप्शन उठाओ जो इसमें रखो, एम की वैल्यू रखो, ये जो बाद में लिखा है इस बराबर वैल्यू वाले दे देते, इसमें जीरो रख दो, देखो कितना आता है, ए पावर 1 बी पावर 1 डिवाइड बाई ए पावर 0 प्लस बी पावर 0, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 आया कि नहीं आया, देखो लेफ्ट हैंड साइड यही है कि नहीं है, बिल्कुल यही है। हमने क्या किया भाई, हमने ए का पावर क्या रखा, ए का पावर हमने जीरो रखा, एम की वैल्यू हमने जीरो रखा, तो कितना हुआ ए हुआ बी हुआ, ये नीचे देखो जीरो रखा है, मिल गया कि नहीं मिल गया। इसके तीनों कंडीशन हम बता देते किसके लिए क्या क्या होता है, ये तीनों का पूछा जाता है, कभी किसी एग्जाम में ये पूछ लिया, किसी एग्जाम में कुछ और पूछ लिया। क्या लिखा भाई, ए का पावर एम प्लस 1 प्लस बी का पावर एम प्लस 1 डिवाइड बाई ए का पावर एम प्लस बी का पावर एम। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, उन तीनों क्वेश्चन को हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, हमको बताओ ये किस एम के लिए ए पी बनाएगा, और फिर ये कहेगा किस एम के लिए जी पी बनाएगा, और किस एम के लिए एच पी बनाएगा, ये तीनों बनाता भाई। जब अपना m इज इक्वल टू 0 होगा तो ए पी बनाएगा, जब अपना m इज इक्वल टू -1/2 हो तो ये क्या बनाएगा भाई, जी पी बनाएगा, और जब अपना m की वैल्यू क्या हो जाए -1 हो जाए तो क्या बना देता भाई, एच पी बना देता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है उसको देखते हैं। कह रहा ये क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे लगता है मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब आया है तो फिर से बता ही देता हूँ। कह रहा कि एपी के प्रथम पद पी पदों का योग का क्यों है। देखो एपी के प्रथम पद पी पदों का योग क्यों है, एपी के प्रथम पद पी एक एपी के प्रथम पी पदों का योग क्यों है। अरे भाई साहब ध्यान से पढ़ो भाई, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज क्यू, यहां तक समझे क्या, एंड द सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, तो फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू। चलो देखते हैं, दोनों मेथड बताएंगे भाई, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ऐसा भी बताएंगे। जनरल मेथड को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके बता देंगे, उसे आप लगा लीजिएगा। ट्रिक्स को हम बताएंगे, जनरल मेथड को देखो मैं इधर बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ट्रिक यहाँ हमको लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ जगह छोड़ दे रहा है। जनरल मेथड में क्या कह रहा है भाई, सम ऑफ पी टर्म्स का कह रहा है कि उसकी वैल्यू क्यों है, और सम ऑफ क्यू टर्म्स की वैल्यू को कह रहा है वो पी है, यही दो चीज़ के कार्य कर रहा है। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, p/2 कितना हो जाएगा 2a, सम इसका सम निकालो तो यही होता है भाई 2a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और इसका टर्म्स निकालोगे, सम कितना निकालो, कितना हो जाएगा q/2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस q माइनस 1d, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर आएगा p। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आएगा अपना डी निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। डी निकालने के बाद यस पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालना, कितना हो जाएगा भाई पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, यही तो होगा, कुछ और होगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, डी की वैल्यू यहाँ से निकाले रहोगे, ला के रख दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। बस समझ में आया क्या, ठीक है। ये तो हुआ जनरल मेथड, जनरल मेथड ये आपका काम है, लगा लीजिएगा। अब हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अब जो हम पी टर्म के लिए बात कर रहे हैं, क्यू टर्म के लिए बात कर रहे हैं, उसको हम छोटा सा नंबर मान लेते हैं, पी इज इक्वल टू 1 टर्म, और क्यू को मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसी पे निपटा देंगे। यानी जहाँ p पदों का योगफल देख रहे थे वहाँ p इक्वल टू अब 1 पदों का योगफल देखेंगे, और जहाँ q पदों का योगफल देखते थे वहाँ 2 पदों का सिर्फ योगफल देखेंगे, उतने पे अपना आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, अगर हम p इक्वल टू 1 माने हैं तो p पदों का योगफल क्यों है, इसका मतलब क्या है कि जो अपना एस पी क्या था, क्यों आया था कि नहीं आया था, तो इसका मतलब p क्या है 1 है, तो S1 की वैल्यू कितना आया 2 आया। जब S1 की वैल्यू 2 आया तो सम ऑफ 1 टर्म ही तो पहला फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं होता, तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करेगा, फर्स्ट टर्म अपना क्या आ गया 2 आ गया, आया। अब चलो दूसरी की बात करते हैं, जब हम सम ऑफ 2 टर्म्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आता है, सम ऑफ 2 टर्म्स किसी ए पी का, तो सम ऑफ 2 टर्म्स ए पी का क्या होगा, एक ए होगा तो एक ए प्लस डी होता है कि नहीं होता, होता है ना जी। इसी की वैल्यू कह रहा है ये कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू निकाल कर लाए 2 + 2 + डी बराबर कितना आया 1, तो डी बराबर कितना आ गया भाई, डी बराबर आ गया -3। देखो जी डी की वैल्यू आ गया -3, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जरा उस पर गौर कीजिए, हमसे पूछा p प्लस क्यू पदों का योगफल, तो p1 है q2 है, तो यानी S3 की मान ही तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम टर्म्स पता करते हैं, अपने फर्स्ट टर्म आया कितना, एज ए आया था 1, सेकेंड टर्म हमने निकाला था एज इक्वल टू, अगर अपना आया था क्या, एज इक्वल टू आया था अपना, ये देखो ये रखा, एज इक्वल टू अपना आया था 2, और हमने कॉमन डिफरेंस निकाल के लाया -3, तो 2 में -3 जोड़ोगे तो -1, फिर -3 जोड़ोगे तो -4, आया कि नहीं आया। और ये यस पी प्लस 3 मतलब यस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ही तो है, इन तीनों को जोड़ डालो भाई, कितना आएगा 2 + -1 प्लस -4, कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 में से दोगे कितना -3, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। अब इसमें देखो -3 किस वैल्यू पे देगा, ये 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, ये 1 और 2 जोड़ के रखोगे 3/2 आएगा, इसी में रखोगे तो ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा।
यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यही अपना आंसर भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखो भाई ये सब चीज़ों को थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अब इसको क्वेश्चन लगाने से पहले अब यस वन यस टू मतलब समझ में आना चाहिए। यस वन मतलब होता जैसे अपना ए पी, अगर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ऐसे लिखा होता, ए प्लस थ्री डी ऐसे लिखा होता, तो सम ऑफ यस वन का मतलब सम ऑफ वन टर्म्स यही। अगर यस टू लिखता सम ऑफ टू टर्म्स, ये और इसका दोनों का सम। अगर यही यस थ्री लिखता सम ऑफ थ्री टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक। मतलब समझ रहे हैं ना यस वन और यस एन तक ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इतना बड़े हो गए, इस सब चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा गौर से देखें। कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो थ्री पावर ए, थ्री पावर बी, थ्री पावर सी किस में होंगे वो बताना है। देखो भाई अब इसको क्या है डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। तो क्या करा, ए बी सी किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगा भाई, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होगा कि नहीं होगा। चलो इसको वन मान लेते हैं। अब ये है हम चलो मान के चलते हैं कि ये क्या है, जीपी में है। तो क्या इसको हम दिखा सकते हैं कि जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन रेशियो बराबर होने का मतलब क्या दोस्त, कॉमन रेशियो बराबर होने का मतलब है कि थ्री पावर बी में अगर थ्री पावर ए से भाग दे और थ्री पावर सी में थ्री पावर बी से भाग दे, आपस में बराबर आना चाहिए। चलो भाग दे के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, थ्री पावर बी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, थ्री पावर सी माइनस बी के। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमने अभी थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन बना यहाँ जो निकाल के लाए, यहाँ बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ जो सी माइनस बी दिख रहा है, यहाँ पे हम थ्री पावर बी माइनस ए लिख दे, कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि भाई फ्राम वन लिख दे रहे हैं, फ्राम वन से। इसका मतलब क्या है, इसके कॉमन रेशियो इक्वल्स, कॉमन रेशियो बराबर है नहीं है, कॉमन रेशियो इक्वल्स बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो इसलिए क्या होता है भाई, जीपी में होगा। अपना मिल गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसको ध्यान दें, रिजल्ट के तौर पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। चलो रिजल्ट क्या भाई, रिजल्ट क्या है नोट पॉइंट के तौर पे देखिएगा। अगर एक्सएन, एक्सएन मतलब ये इतना मतलब समझ रहे हो, एक्सएन मतलब क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का मैं डॉट एक्सएन मतलब जो टर्म्स लिखेंगे, अगर ये टर्म्स जो है अगर तुमको एपी में लिखे गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे गए, अगर एपी में है तो किसी नंबर के का पावर अगर एक्सएन लिख उठा दिया है तो हमेशा जान लेना ये ऑलवेज किस में होता है, ऑलवेज किस में होता है, जीपी में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अगर अगर कहीं वाई एन लिखा गया, वाई एन किस में है, जीपी में है। अब फिर इसके बाद हम आके इसमें लॉग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, लॉग किसी बेस के पे अगर वाई एन ले रहे हैं तो किस में हो जाता है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इसको एक बार जाके देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है। क्या वहाँ क्या क्या बताया था भाई, हमने बोला था सबसे पहले इसमें से देखो फर्स्ट टर्म कौन सा मैच कर रहा है भाई, फर्स्ट टर्म मैच कर रहा है 11, मैच किया, थोड़ा लैग कर रहा था, हम इसको पहले मैच करा ही देते भाई। तो फर्स्ट टर्म क्या मैच किया 11। फिर हमने बोला था कि अगर एपी बनना तो इसके कॉमन डिफरेंस अगर डी निकालना होता तो एलसीएम ऑफ फर्स्ट का D1 कामा D2 यानी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट का डिफरेंस क्या है, 3 × 4 जोड़े 4 जोड़े 11 यानी 4 है, दूसरे का कितना भाई 1 × 6 है यानी 5 है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कॉमन डिफरेंस मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या मिला हमको, 11 मिल गया, 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा 31 मिल गया, फिर 20 जोड़े तो 51 मिल गया। इसी तरह हमको 20th टर्म 10वां हुआ नेक्स्ट पूछा है, 10वां पूछा तो 10 कितना होगा, T10 कितना होगा भाई, फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस 10 - 1, डी कितना आया भाई, डी आया 20, 11 प्लस 180, 20 9 180 कितना हो जाएगा, 191 आएगा कि नहीं आएगा, 191। देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, यही है कुछ और है, यही है। अब इस क्वेश्चन में देखो 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर 1 माइनस एक्स कितना होगा, जरा इसको गौर करो भाई। ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए तो वहाँ मान के चलिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है। यहाँ दो टर्म मान लो, अगर यहाँ अगर दो टर्म ऐसे होते एक्स और वाई होते तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन कितना हो जाता है, एक्स इंटू वाई होता कि नहीं होता, यही होता। तीन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × एक्स प्लस वाई होता कि नहीं, एक्स इंटू वाई होता कि नहीं होता, होता। तो अर्थ अब यही जो वहाँ लिखे रिजल्ट को ही लिख दो, यानी 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ए ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता, 3 पावर एक्स इंटू 3 पावर 1 माइनस एक्स होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता भाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर 1 माइनस एक्स ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू, ये किसके बराबर हो जाता, 3 के बराबर हो जाता है नहीं, किसके बराबर हो गया 2 पावर रूट 3। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 2√3। बताओ जी समझ में आया क्या। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक एपी में प्रारंभ और अंत से समान दूरी वालों पदों का योग किसके बराबर होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पे कहीं लिखा है भाई, ये रहा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देखो डी ऑप्शन सही है अपना।
कैसे होता है भाई, एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे एक छोटा सा AP है, 2 4 6 8 10 ऐसे ले लेते हैं ना, यही तो ले लेते हैं। पहले से समान प्रारंभ से समान दूरी पे और अंत से समान दूरी पे, तो याद है नहीं दोनों, ये पहला स्थान है, यहाँ से भी पहला स्थान है, दोनों का सम कितना आया 12। इधर से दूसरा स्थान है, इधर से दूसरा स्थान, दोनों का सम निकालोगे कितना आया 12। अब यहाँ कहोगे तीसरा स्थान, और तीसरा स्थान आगे से भी तीसरा स्थान 6 है, पीछे से भी तीसरा स्थान ही 6 है, तो कितना इसका भी तो सम 12 ही तो आया कि नहीं आया भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर छोड़ दूँ क्या? नहीं छोड़ेंगे, चलो बता ही देता। इसको गलत कर दोगे मुझे पता है। देखो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं लॉग ए जो बेस का पावर एन बी की वैल्यू अगर पूछे तो क्या हो जाता है, 1/b log a b हो जाता है। समझे क्या, एक ये। और और एक प्रॉपर्टी क्या भाई, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन जो होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऐसे डॉट, माइनस लिख देता हूँ, एक पद और लिखता हूँ, एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट ऐसे, ये टर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मिल गया, और बात तो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे log 2 ऐसे सब दिया गया है, तो हम इसको यहाँ अगर 1 रख दें तो कितना हो जाएगा log 2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये 1/3, ये 1/4। अभी लिखा नहीं गया अपने क्वेश्चन में, शायद भाई अपने क्वेश्चन में भी लिखा नहीं गया। अगर लिखा नहीं गया तो बाद में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब जरा गौर करो यहाँ पे, ये क्या 2 की स्क्वायर लिखा गया कि नहीं लिखा, चलो टर्म्स हम लिखते हैं भाई, ध्यान ध्यान से देखो, हम टर्म्स लिख रहे हैं। ये log 2 का स्क्वायर लिखा गया, बेस 2 लिखा, बेस 2 पे 2 का स्क्वायर लगा कि नहीं, 2 की वैल्यू पूछा है, माइनस log 2, क्यों 2 की वैल्यू, फिर देखो log ये प्लस 2 का पावर 4, 2 की वैल्यू पूछा है कि नहीं पूछा, माइनस ऐसे डॉट डॉट जा रहा कि नहीं। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से गौर से देखो, इसको गौर से देखो, ये 2 बाहर हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा, तो क्या 1/2, ध्यान से देखो। इसी तरह ये 1/3, क्या इसी तरह 1/4, इसी तरह सब मिलता जा रहा है कि नहीं मिलता जा रहा है। फिर निगेटिव के साथ ऐसे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और थोड़ा गौर से यहाँ देखिएगा, log 2 की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 से। लेकिन यहाँ वैसा कुछ लिखा नहीं गया भाई, यहाँ लिखा गया 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 लिखा गया, यानी 1/2 किस में लिखा गया, पॉजिटिव में लिखा गया भाई। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं माइनस बाहर कर लेता हूँ, तो माइनस बाहर करोगे कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट होता जाएगा। देखो अब -1/2 प्लस 1/3 -1/3 मिला कि नहीं मिला, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log 2 किधर भेज देता हूँ, log 2 -1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बस log 2 -1 कहीं लिखा गया भाई क्या, नहीं नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा, नहीं 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 लिखा तो है क्या, ये इतना वैल्यू जो लिखा गया है ये log 2 -1 के बराबर है ना, तो बाहर -1 भी तो लगा है। ध्यान से देखो भाई, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया ना, मतलब गलती मतलब समझने में गलती कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लिखा गया है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लिखा गया log 2 -1, लेकिन इसमें पहले से ही बाहर से एक ऑलरेडी 2 लगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा log 2 -1, कितना हो जाएगा 1 माइनस log 2, यही इसका आंसर होगा, है कहीं क्या, देखो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो दोस्त लोग आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा थ्योरी क्लास होगा या न्यूमेरिकल क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एक बेहतरीन सेशन अगला भी क्लास रहेगा। आज के क्वेश्चन जो लगाए इसको ध्यान से देखिएगा, सब कुछ लगाइएगा, ट्रिक्स को जैसे बता रहे हैं वैसे अप्लाई करिएगा, अपने मन से कुछ मत करिएगा। अगर अपने मन से कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। कभी नहीं तो डिजिट बदलने पे कभी बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन किसी आंसर में अपना आंसर आ जाता है, लेकिन बाद में कहीं जाके वो गलत हो जाता है। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन सेशन में, अगले क्लास में। तब तक इस भरी ज़िंदगी में खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो खुश रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, शुक्रिया।